1881 हीलिंग मुझे अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चोट बहुत गंभीर है, ग्रैंड नन जिंगवेन ने गंभीर भाव से कहा। दरअसल इस समय आसपास के लोगों के हाव भाव अच्छे नहीं थे। आखिरकार हुआन फैंग उनकी सबसे बड़ी खोज थी। वह उनकी तरफ से सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत वाला व्यक्ति होना चाहिए था। हालांकि उन्हें अभी तक उसकी सही पहचान नहीं पता थी। हालांकि उन्हें यकीन था कि वह उनकी तरफ से था, लेकिन अब हुआन फैंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और शैतानों और दुष्ट जानवर का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म होना बाकी था, खासकर शैतानों के लोग। वे इस समय अंधेरे में छिपे हुए थे और इस बार उन्होंने सभी को एक घातक झटका दिया था। अंत में उन्होंने काले बार ड्रैगन को भी छीन लिया और दुष्ट जानवर को शैतानों के लोगों के साथ मिला दिया। यह मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक था। हालांकि ब्लैक फ्लैग ड्रैगन को हुआन फैंग ने घायल कर दिया था, फिर भी यह अभी तक मरा नहीं था। डेविल्स के लोगों ने इसे दूर ले जाया था। वे शायद इसे मारना नहीं चाहते थे। क्या होगा अगर डेविल्स के लोगों ने दुष्ट जानवर को बचा लिया? तब मनुष्य और भी अधिक खतरनाक स्थिति में होंगे। इस समय उनके पक्ष में सबसे मजबूत विशेषज्ञ हुआन फैंग। यह अजीब होगा यदि वे अच्छे मूड में हों। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फैंग की चोट का उनसे कुछ लेना देना था। उस समय हुआन फैंग अपनी पूरी ताकत से काले फ्लड ड्रैगन से लड़ रहा था। काले फ्लड ड्रैगन की शक्ति, हर कोई जानता था कि हुआन फैंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह विचलित होने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए उसका ध्यान निश्चित रूप से शातिर जानवर पर था। इस समय उन्हें आसपास के संभावित खतरे को खत्म कर देना चाहिए था। यही कारण था कि उन्होंने दूसरे खतरनाक जानवर को रोक दिया था। हालांकि वे अभी भी लापरवाह थे। वे दुष्ट जानवर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन वे अंधेरे में छिपे शैतानों के बारे में भूल गए थे। नतीजतन उन्होंने खामियों का फायदा उठाया और हुआन फैंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंत में उन्होंने काले बार ड्रैगन को भी बचा लिया। ये कहा जा सकता है कि उनकी लापरवाही के कारण ही स्थिति बेहतर हुई है। एक बार फिर वे टूटने की कगार पर हैं। शैतान और दुष्ट जानवर के लोग निश्चित रूप से ऐसे ही हार नहीं मानेंगे। वे निश्चित रूप से फिर से आएंगे। उस समय यदि हुआन फैंग अभी भी ठीक नहीं हुआ होता तो मानव पक्ष वास्तविक खतरे में होता और कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए जबकि हर कोई चिंतित था, वे भी गहराई से दोषी महसूस कर रहे थे। मास्टर, आप निश्चित रूप से उसका इलाज करने में सक्षम होंगे, है ना? मेंग याओ ने चिंतित होकर कहा। रास्ते में हुआन फैंग ने उसकी जान बचाई थी। उसकी देखभाल करने के अलावा मेंग याओ ने लंबे समय से हुआन फैंग को एक आदर्श के रूप में माना था। गुफा में जो कुछ हुआ उसके अलावा मेंग याओ के मन में हुआन फैंग के प्रति एक अलग भावना थी। अगर यह सामान्य समय होता तो मेंग याओ का व्यवहार निश्चित रूप से ग्रैंड नन जिंगवेन का ध्यान आकर्षित करता। हालांकि इस समय ग्रैंड नन जिंगवेन के पास स्पष्ट रूप से कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। साथ ही वे सभी हुआन फैंग की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। इसलिए ग्रैंड नन जिंगवेन ने मेंग याओ के असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। चिंता मत करो, हुआन फैंग सभी के लिए और पूरी नश्वर दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा, ग्रैंड नन जिंगवेन ने कहा। वह मेंग याओ को सांत्वना देने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वह सच कह रहा था। हुआन फैंग अब सभी का इलाज कर रहा था। ये पूरी नश्वर दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दुष्ट जानवर और शैतानों के अगले हमले से पहले अगर हुआन फैंग अभी भी ठीक नहीं हो पाया तो वे सभी बहुत खतरे में होंगे। इस सिद्धांत को सभी ने समझा। इसलिए हुआन फैंग को बचाने के मामले में सभी के मन में एक ही विचार था, कुछ भी छिपाने जैसी कोई बात नहीं होगी। वे भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर हुआन फैंग को बचाना खुद को बचाने के बराबर था। कौन लापरवाही करने की हिम्मत करेगा? मेंग याओ ने सिर हिलाया। वह ये भी जानती थी कि इस समय वो कोई मदद नहीं कर पाएगी। वह केवल अपने गुरु और दूसरे संप्रदायों के बुजुर्गों पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए रख सकती थी। हुआन फैंग को जल्दी से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक गुप्त कक्ष में लाया गया। संप्रदाय के नेता देहो ने लोगों को गुप्त कक्ष के दरवाजे की रखवाली करने का भी आदेश दिया। किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उसने हुआन फैंग के बारे में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हुआन फैंग को नीचे उतार दिए जाने के बाद सभी लोग उसकी जांच करने लगे। स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि अरविंद 10 साल पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत है। हुआन फैंग ने इस हथेली के प्रहार के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह मौके पर ही राख में बदल जाता। वह केवल गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये सब उसकी शक्तिशाली ताकत की बदौलत है। जल्दी करो, मेरे पास एक आत्मा ज्वाला की गोली है। पहले उसे खा लेने दो। मैं उसकी वंशावली को खोदने में उसकी मदद करूंगा। हुआन फैंग की स्थिति की जांच करने और यह पता लगाने के बाद की स्थिति आशावादी नहीं थी, उन्होंने हुआन फैंग को सक्रिय रूप से बचाने के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। संप्रदाय के नेता और विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों के रूप में उन सभी के पास कुछ अच्छी चीजें थी। विशेष रूप से संप्रदाय के नेता और प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थी। इस समय उनके लिए कंजूसी करने का समय नहीं था। जिसके पास भी अच्छी चीजें होती वे उसे हुआन फैंग को दे देते। इसलिए हुआन फैंग का जीवन मजबूती से लगता हुआ था और उसका जीवन खतरे में नहीं होगा। हालांकि हर कोई इससे संतुष्ट नहीं था। वे सिर्फ हुआन फैंग की जान नहीं चाहते थे, बल्कि वे ये भी चाहते थे कि जब दुष्ट जानवर और शैतान फिर से हमला करे तो वह बच जाए। लेकिन वे हुआन फैंग को जीवित रखना चाहते थे। आखिरकार हुआन फैंग की आंतरिक ऊर्जा बहुत मजबूत थी। उसने खुद को भी अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था। इन लोगों के शरीर पर गोली के अलावा हुआन फैंग को जीवित रखना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि हुआन फैंग को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करना आसान काम नहीं होगा। सभी ने पहले ही हुआन फैंग की चोटों की जांच कर ली थी और पाया था कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। अगर ये तथ्य नहीं होता कि हुआन फैंग के शरीर में असली क्यूई ने स्वचालित रूप से उसके शरीर की रक्षा की होती तो वह पहले ही मर चुका होता। लेकिन फिर भी उसकी चोटें भी हल्की नहीं थी। हुआन फैंग की हालत के बारे में सभी जानते थे। उसके लिए कम समय में ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। कम से कम वे खुद तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि हमें सर्वोत्तम तैयारी करनी होगी, एक बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा। अगर हुआन फैंग अपनी लड़ाकू ताकत वापस पा लेता तो वह उनकी तरफ से सबसे मजबूत होता। उस समय भले ही ब्लैक फ्लड ड्रैगन फिर से आए, वे डरेंगे नहीं। इसके अलावा इस सबक के साथ वे कभी भी किसी को हुआन फैंग पर सफलतापूर्वक हमला करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि हुआन फैंग के समय पर ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। उसे अपनी ताकत पूरी तरह से वापस पाने में काफी समय लगेगा।
वे दुष्ट जानवर और शैतानों के उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि वे हुआन फैंग के पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ही वे उन पर हमला करेंगे। इसलिए उन्हें पहले तैयारी करनी पड़ी। अन्य लोगों ने भी गंभीरतापूर्वक सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि वे भी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहे थे। देहो, किसी को पहाड़ से नीचे भेजो और उन दुष्ट जानवरों और शैतान लोगों के ठिकाने की जांच करो। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए खुद को पूरी तरह से छिपा पाना बहुत मुश्किल होगा। उनका पता लगाओ, फिर हम उन्हें परेशान करने के लिए अपने आदमी लाएंगे। काले दुष्ट जानवर की रिकवरी की गति को धीमा करो। देहो, किसी को पहाड़ से नीचे भेजो और उन दुष्ट जानवरों और शैतान लोगों के ठिकाने की जांच करो। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए खुद को पूरी तरह से छिपा पाना बहुत मुश्किल होगा। उनका स्थान पता करो, फिर हम उन्हें परेशान करने के लिए अपने आदमी लाएंगे। काले दुष्ट जानवर की रिकवरी की गति को धीमा करो, साथ ही हुआन फैंग को ठीक होने के लिए और समय दो। एक बुजुर्ग ने कहा। वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय में पिछली पीढ़ी का एक बुजुर्ग था। वह संप्रदाय के नेता देहो को उसके नाम से भी बुला सकता था। हाँ, संप्रदाय नेता देहो ने आदेश प्राप्त किया। इसके अलावा सभी को आपके लौटने के बाद संप्रदाय में अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए। जब तक ये लोगों को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है, आप इसे हुआन फैंग को दे सकते हैं। इस समय किसी को भी इसे छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हुआन फैंग समय पर ठीक नहीं हुआ तो हम सभी मर सकते हैं। उस समय भले ही हम उन खजानों को रखें, ये बेकार होगा। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। सभी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। जो लोग संप्रदाय के नेता या बुजुर्ग बन सकते थे, उनमें से बहुत से मूर्ख नहीं थे। बेशक वे वर्तमान स्थिति को समझते थे। हुआन फैंग उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। इस समय अगर कोई अभी भी इसे गुप्त रखना चाहता है तो यह अतुलनीय रूप से मूर्ख होगा। वह पूरी नश्वर दुनिया साधना क्षेत्र का दुश्मन था। इसके अलावा उन घायल शिष्यों को आराम करने और स्वस्थ होने की आवश्यकता है। उन्हें दुष्ट जानवर से लड़ने का अनुभव था, जो आगामी लड़ाइयों के लिए बहुत मददगार होगा। इसके अलावा जब तक वे जीवित रह सकते हैं, वे भविष्य में साधना करने में सक्षम होंगे। उनके स्वभाव के संदर्भ में भी उन्हें लाभ होगा। ये कहा जा सकता है कि इस बार दुष्ट जानवर के साथ लड़ाई। लगभग सभी साधना क्षेत्र के संप्रदायों ने इस लड़ाई में भाग लिया था और उनमें से कई को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कई शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि जो बच गए वे सभी मूल्यवान संपत्ति थे और भविष्य में उनकी साधना की गति और भी तेज होगी। युद्ध का अनुभव भी समृद्ध होगा। अगर ये कई साल बाद हुआ, अगर दुष्ट जानवर और शैतान साधना क्षेत्र पर हमला करने आए तो ये लोग सभी लड़ाई की रीढ़ होंगे। बेशक यह इस आधार पर था कि वे इस कठिन परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। ये सोचते हुए सभी ने बेहोश हुए हुआन फैंग की ओर देखा, जो जमीन पर पड़ा था। वह साधना क्षेत्र की सबसे बड़ी उम्मीद था। और ठीक है, क्या आप लोगों ने देखा कि हुआन फैंग के शरीर में असली कीवी थोड़ा अजीब है? इस समय एक बुजुर्ग जिसने हुआन फैंग का निरीक्षण किया था ने कहा। क्या हुआ? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। मैं अभी उसके शरीर में झेंकी के प्रवाह को महसूस भी नहीं कर पा रहा था, मानो उसके शरीर में झेंकी का नामो निशान ही न हो। अगर मैंने उसे अपनी आंखों से उस काले फ्लड ड्रैगन से लड़ते हुए नहीं देखा होता तो मुझे शक होता कि वह कोई साधारण व्यक्ति है। आदमी ने कहा। क्या ऐसा है? उसके बगल में बैठे व्यक्ति को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह भी जांच करने आया। क्या ऐसा है? उसके बगल में बैठे व्यक्ति को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह भी जांच करने के लिए आ गया। ये वास्तव में अजीब है। मुझे भी उसके शरीर में असली कीवी का प्रवाह महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर में असली कीवी अरविंद द्वारा बिखरा दी गई हो? जिस व्यक्ति ने अभी अभी जांच की थी उसने कहा। यह असंभव है। अरविंद उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, क्योंकि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये पहले से ही बुरा नहीं है कि वह हुआन फैंग को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। वह की हथेली से उसके शरीर में असली कीवी को कैसे बिखेर सकता था? इसके अलावा हुआन फैंग के शरीर में असली कीवी का कोई निशान नहीं था। भले ही यह एक बड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन इसका इतना साफ होना असंभव है ना? पहले वाले आदमी ने कहा। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हुआन फैंग के शरीर में मौजूद सच्ची कीवी उस हथेली से पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। 1882 उनकी झेंकी विशेष थी। एक हुआन फैंग के शरीर में असली कीवी थोड़ा अजीब है। इस समय मेंग याओ ने कहा। इससे पहले हालांकि मेंग याओ हमेशा यहाँ आती रही थी, लेकिन ये जगह उससे बड़ी और वरिष्ठ थी, इसलिए उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वह बीच में बोलना नहीं चाहती थी और बस किनारे से देखती रही। हालांकि इस समय वह अंततः कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सकी। ओह मार्शल भतीजे याओ, क्या आप इस स्थिति के बारे में जानते हैं? संप्रदाय नेता देहो ने कहा। उसके बाद संप्रदाय के नेता देहो ने मेंग याओ को बुजुर्गों और वरिष्ठों से परिचित कराया। मेंग याओ पहली महिला थी जो हुआन फैंग के संपर्क में आई थी। वे दोनों कुछ दिनों से साथ थे। शायद मेंग याओ उनसे ज्यादा जानती थी। इतने सारे वरिष्ठों को अपनी ओर देखते हुए देखकर मेंग याओ थोड़ी घबरा गई। हालांकि उसने फिर भी शांत रहने की पूरी कोशिश की। इससे पहले मैं 100,000 पहाड़ों में घायल हो गई थी, जिससे मैं विचलित मनोविकृति में चली गई थी। ये हुआन फैंग ही था जिसने मुझे बचाया था। उस समय उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा मेरे शरीर में डाली और मेरे शरीर में सच्ची कीवी के प्रवाह को निर्देशित किया। उस समय मैंने हुआन फैंग की सच्ची कीवी की असामान्यता को महसूस किया। मेंग याओ स्वाभाविक रूप से उसे अपने कीवी विचलन का असली कारण नहीं बताएगी। वास्तव में उसे ये कहने में शर्मा रही थी। वह किसी को भी नहीं बताएगी, अपने सामने बैठे वरिष्ठों की तो बात ही छोड़िए। याओ आपको कीवी विचलन है क्या? कुछ और है? जब ग्रैंडनन जिंगवेन ने अपने प्रिय शिष्य के कीवी विचलन के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत चिंता के साथ पूछा। आखिरकार पागल हो जाना कोई बड़ी या छोटी बात नहीं थी। अगर वह समय रहते इससे नहीं निपटता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था और साथ ही इसके दुष्परिणाम भी हो सकते थे। मास्टर, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेंग याओ ने कहा। प्रशिक्षु भतीजे याओ आगे बोलो। हुआन फैंग की असली कीवी असामान्य क्यों है? संप्रदाय नेता देहो ने पूछा। हाँ, मेंग याओ ने सिर हिलाया और कहा। मैंने पाया कि जब हुआन फैंग की सच्ची कीवी मेरे शरीर में प्रवेश करती है तो शुरुआत में मेरी सच्ची कीवी को स्वीकार कर दिया गया था। हालांकि बहुत जल्दी हुआन फैंग की सच्ची कीवी अपने आप बदल गई।
यह मेरे शरीर में सच्ची क्यूई की उपस्थिति में बदल गई और मेरे शरीर में सच्ची क्यूई के साथ विलीन हो गई। इस तरह मेरे शरीर में सच्ची क्यूई अब मुझे अस्वीकार नहीं करेगी। मैं भी आसानी से निर्देशित हो सकता हूँ। साधना पद्धति में अंतर के कारण प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में झिकी भी भिन्न होगी। भले ही वे एक ही संप्रदाय के से शिष्य हों, वे एक ही साधना पद्धति से साधना करते हैं, उनके द्वारा साधना की गई झिकी भी भिन्न थी। हालांकि यह अंतर बहुत कम होगा। इसलिए जब कोई ऐसी स्थिति का सामना करता है जहां कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, तो आमतौर पर उसी संप्रदाय के वरिष्ठ लोग ही एक दूसरे को बचाने और मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। फिर भी ये कुछ हद तक खतरनाक था। एक बार जब सच्ची क्यूई की दो धाराएं एक दूसरे को अस्वीकार कर देती है, तो उन दोनों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अलग अलग संप्रदायों के लोगों का जिक्र करना तो दूर की बात है, जो अलग अलग तरह की सच्ची ची का इस्तेमाल करते थे। इस बात की संभावना ज्यादा थी कि वे दूसरे पक्ष को बचा नहीं पाएंगे या दूसरे पक्ष को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। मेंग याओ को भी पहले इस बात की चिंता थी, लेकिन उस समय वह अपनी साधना विचलन के कारण बोलने में असमर्थ थी। भले ही वह हुआन फैंग को याद दिलाना चाहती थी होंगलॉन। हालांकि मेंग याओ को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग की सच्ची क्यूई उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद, हालांकि यह वास्तव में शुरुआत में प्रतिकर्षक था, हालांकि बाद में वे स्वचालित रूप से खुद के समान ही सच्ची क्यूई में बदल गए थे, ठीक उसी तरह जैसे कि हुआन फैंग ने अपने शरीर में सच्ची क्यूई को अवशोषित किया था। ये हमेशा उसके शरीर में था। इससे मेंग याओ को बहुत आश्चर्य हुआ। अब जब उसने इन वरिष्ठों को इस विषय पर बात करते सुना, तो उसने भी जोर से कहा, क्या उसकी सच्ची क्यूई बदल सकती है? आसपास के लोगों ने आश्चर्य से कहा, आखिरकार कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरह की साधना तकनीक का अभ्यास करे, उत्पादक झेंगी अलग अलग होगी। किसी ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर में झिकी को बदल सकता हो। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि मेंग याओ ने अपना सिर हिलाकर सभी के अनुमान की पुष्टि की। ये बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, हम उसकी झेंकी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर सकते। शायद ऐसा उसके शरीर में मौजूद झेंकी की वजह से है। उसकी शक्ल सूरत को देखते हुए वह किसी आम इंसान से अलग नहीं है। एक और बुजुर्ग ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या हम अपने शरीर में उपस्थित सच्ची क्यूई का प्रयोग करके उसे ठीक करने में मदद नहीं कर पाएंगे? उसके पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, ये सही है। सभी की आंखें चमक उठी। दरअसल उन्होंने पहले कभी इस तरीके के बारे में नहीं सोचा था। वे केवल हुआन फैंग के जीवन को लंबा करने और उसे जीवित रखने के लिए सभी प्रकार के खजानों का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि असली वसूली अभी भी हुआन फैंग पर ही निर्भर करेगी। अगर ऐसा होता तो उनकी गति निश्चित रूप से बहुत धीमी होती। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही वे मदद के लिए अपने शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन वे हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो वे हुआन फैंग को नहीं बचा पाते, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाते। हालांकि अगर मेंग याओ ने जो कहा वह सच था, तो वे अपने शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करके हुआन फैंग की मदद कर सकते थे। उस स्थिति में हुआन फैंग की रिकवरी स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से होगी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि मेंग याओ ने जो कहा वह सच था या नहीं। अगर हुआन फैंग को कुछ हो गया तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। याओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कहा वह सच है? ग्रैंडनैन जिंगवे ने भी इस मामले के महत्व को समझा और अपने शिष्य से फिर पूछा। मेंग याओ ने भीड़ को देखा और अपने होंठ काटे। उसने भारी सिर हिलाया और कहा, ये सब सच है। मेंग याओ स्वाभाविक रूप से समझ गई कि ये लोग किस बात को लेकर चिंतित थे। वास्तव में वह हुआन फैंग के बारे में भी बहुत चिंतित थी। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया होता, मेंग याओ ने कभी ऐसा नहीं कहा होता और इतने आत्मविश्वास से नहीं कहा होता। वह समझती थी कि अगर कुछ गलत हुआ तो ये हुआन फैंग को नुकसान पहुंचाएगा। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ठीक है, चलो एक कोशिश करते हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि दुष्ट जानवर और शैतान कब फिर से हमला करेंगे। जितनी जल्दी हुआन फैंग ठीक हो जाता, उतनी ही जल्दी वे सहज महसूस करते। अगर उन लोगों ने फिर से हमला किया तो हुआन फैंग ठीक नहीं हो पाएगा। यह उन सभी का अंत होगा। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं, उसके बगल वाले व्यक्ति ने भी कहा। लेकिन पहले हमें कम सेंकी वाले व्यक्ति को ढूंढकर इसे आजमाना चाहिए। उस स्थिति में अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम इसे समय रहते रोक भी सकते हैं। इसके अलावा चून की सेंकी ज्यादा नहीं है, इसलिए होने वाला नुकसान भी कम होगा। बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, एक अन्य व्यक्ति ने भी इस बात पर सहमति जताई। इस प्रकार हर कोई मेंग याओ को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वास्तव में इस जगह पर हर किसी की ताकत मेंग याओ से ज्यादा थी। मेंग याओ का गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेशन लेवल युवा पुस्तक में था। शायद ये पहले से ही बहुत मजबूत था। हालांकि इन वरिष्ठों और बड़ों में, संप्रदाय के नेता और अन्य बड़ों के सामने ये पर्याप्त नहीं था। मेंग याओ स्पष्ट रूप से उनमें से सबसे कमजोर था। मेंग याओ ने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था और वह समझ गई कि वे क्या कहना चाह रहे थे। वास्तव में उसकी ताकत उनमें से सबसे कम थी। अगर कुछ गलत भी हो जाता तो भी दूसरे उसे रोक सकते थे। इसके अलावा इससे हुआन फैंग को सबसे कम नुकसान होगा। मुझे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, मेंग याओ ने आगे बढ़कर कहा। याद रख, सावधान रहो, ग्रैंडनैन जिंगवे ने उसे याद दिलाया और मेंग याओ ने सिर हिलाया। उसके बाद मेंग याओ सबकी नजरों के सामने हुआन फैंग के पीछे बैठ गई। उसने हुआन फैंग की चौड़ी पीठ को देखा और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। इस समय हुआन फैंग की शर्ट उतार दी गई थी, जिससे उसका मजबूत शरीर दिखाई दे रहा था। मेंग याओ ने जल्दी से अपने बेचैन दिल को काबू में किया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दोनों हथेलियों से हुआन फैंग की पीठ पर दबाव डाला। जब वह बिना किसी बाधा के हुआन फैंग की पहचान के संपर्क में आई तो मेंग याओ का दिल कांप उठा। इससे वह लगभग विचलित मनोविकृति में गिर गई। मेंग याओ के असामान्य व्यवहार को देखकर आसपास के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यह सच्ची की हुई की टकराव का नतीजा है। याओ, आप कैसे हैं? ग्रैंडनैन जिंगवे ने पूछा। मास्टर, मैं ठीक हूँ। मेंग याओ को पता था कि सभी ने गलत समझा है और जल्दी से कहा। उसके बाद उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और अपने शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई को हुआन फैंग के शरीर में स्थानांतरित कर दिया।
निश्चित रूप से जब मेंग यांगओ की सच्ची की हुई हुआन फैंग के शरीर में प्रवेश करती है तो शुरुआत में इसका विरोध भी किया जाता है। हालांकि बहुत जल्दी मेंग यांगओ द्वारा हुआन फैंग के शरीर में स्थानांतरित की गई सच्ची की हुई पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो जाती है। अब कोई प्रतिरोध नहीं था, मानो मेंग यांगओ की सच्ची की हुई बिल्कुल हुआन फैंग के शरीर में मौजूद सच्ची की हुई के समान थी। वास्तव में सभी को तुरंत स्थिति का पता चल गया और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। इससे पहले उन्होंने केवल अनुमान लगाया था कि हुआन फैंग की सच्ची की हुई मेंग यांगओ के शरीर में सच्ची की हुई में बदल सकती है। अगर मेंग यांगओ की सच्ची की हुई हुआन फैंग के शरीर में प्रवेश करती है तो यह उसकी सच्ची की हुई से प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अब वास्तविकता ने साबित कर दिया कि उनका अनुमान सही था। हुआन फैंग की सच्ची की हुई में वास्तव में ऐसी जादुई शक्ति थी। यह न केवल उसकी अपनी सच्ची की हुई को दूसरे लोगों की सच्ची की हुई के रूप में बदल सकता था, ये दूसरे लोगों की सच्ची की हुई को उसके शरीर में मौजूद सच्ची की हुई के रूप में भी बदल सकता था। ये जानने के बाद सभी बहुत उत्साहित थे। इस मामले में हर कोई हुआन फैंग को ठीक होने में मदद करने के लिए बारी बारी से आगे आ सकता था। इस तरह न केवल यह उनकी ताकत को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि हुआन फैंग की रिकवरी में भी तेजी लाएगा। ये निश्चित रूप से सभी के लिए अच्छी खबर थी। ये जानने के बाद सभी बहुत उत्साहित थे। इस मामले में हर कोई हुआन फैंग को ठीक होने में मदद करने के लिए बारी बारी से आगे आ सकता था। इस तरह न केवल यह उनकी ताकत को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि हुआन फैंग की रिकवरी में भी तेजी लाएगा। ये निश्चित रूप से सभी के लिए अच्छी खबर थी। इस वजह से सभी लोग चिंतित और परेशान दिख रहे थे। अब जब वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे, हुआन फैंग की रिकवरी की गति बढ़ गई थी, जिससे उन्हें एक और आश्वासन मिला। जब उनका अनुमान सही साबित हुआ तो मेंग यांगओ को तुरंत रुकने के लिए कहा गया। आखिरकार वह सबसे ताकतवर थी और हुआन फैंग की सबसे कम मदद कर सकती थी। स्वाभाविक रूप से वे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मेंग यांगओ को बुलाए जाने के बाद भी वह अपने दिल में थोड़ी अनिच्छुक थी। पहले हुआन फैंग ने उसे बचाया था और वह भी हुआन फैंग को बचाना चाहती थी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि उसकी ताकत सबसे कम थी। अगर वह इस पद पर होती तो वह हुआन फैंग और उन वरिष्ठों की सबसे कम मदद कर पाती जिनके पास बहुत ताकत है। वह हुआन फैंग की मदद तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकता था। मेंग यांगओ के उठने के बाद एक बुजुर्ग तुरंत बैठ गया और उसने हुआन फैंग की पीठ पर हाथ रखा। उसने हुआन फैंग को ठीक होने में मदद करने के लिए अपने शरीर में मौजूद सच्ची की हुई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1883 शुरू से आखिर तक हुआन फैंग ने बेहोश होने की बात को बनाए रखा और बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। सभी बुजुर्ग हुआन फैंग को ठीक करने के लिए जेनक्यू को चैनल करते रहे, जबकि अन्य लोग इस बात पर चर्चा करते रहे कि आगे क्या करना है। मामला पहले से ही बहुत स्पष्ट था। शैतानों के लोगों ने हार मानने का विकल्प नहीं चुना था। वे हमेशा गुप्त रूप से देख रहे थे और इस बार काले फ्लड ड्रैगन को बचाना निश्चित रूप से मानव पक्ष के लिए अच्छी बात नहीं थी। यदि नहीं तो हुआन फैंग काले फ्लड ड्रैगन को घायल करने में सक्षम था। अगर इसे बचाया नहीं गया तो हर कोई उस पर हमला कर देता और घायल फ्लड ड्रैगन द्वारा इसे मार भी दिया जा सकता था। यह अफसोस की बात थी कि बाढ़ के अजगर को बचा लिया गया था। दया महसूस करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। ब्लैक फ्लड ड्रैगन मरा नहीं और अभी भी 100,000 पहाड़ों के भीतर सभी शातिर जानवरों को नियंत्रित कर सकता था। पहले जब हर कोई ब्लैक फ्लड ड्रैगन को मारना चाहता था तो ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यह ब्लैक फ्लड ड्रैगन 100,000 पहाड़ों के भीतर अनगिनत शातिर जानवरों का मुखिया था और जब तक वे इसे मार सकते थे तब तक शेष शातिर जानवर निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे, भले ही वे तुरंत न जाएं। हालांकि एक नेता के बिना शातिर जानवर धीरे तक ढेर मात्र था और उससे निपटना बहुत आसान होगा। आखिरकार चाहे वह दुष्ट जानवर कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह फिर भी मनुष्य की बुद्धि से कमतर था। लेकिन दुर्भाग्य से वे उस काले फ्लड ड्रैगन को मारने में असमर्थ थे और इसके बजाय वे लगभग उसके द्वारा मारे गए थे। हुआन फैंग की उपस्थिति ने उन्हें एक बार फिर उम्मीद दिखाई, लेकिन अंत में वे सभी असफल हो गए। हालांकि अब इस बारे में सोचना बेकार था। भीड़ सिर्फ यही सोच सकती थी कि अब उन्हें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद समूह ने विचार विमर्श किया और कुछ लोगों को पहाड़ से नीचे दूसरे संप्रदायों में भेजा ताकि उन लोगों से मदद मांगी जा सके जो अभी तक हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय की ओर नहीं गए थे। आखिरकार अंतिम लड़ाई निश्चित रूप से हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय में ही होगी। और इससे पहले क्योंकि दुष्ट जानवर ने पहाड़ को घेर लिया था, कुछ अन्य संप्रदाय आए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सके। उनमें से कुछ को दुष्ट जानवर ने मार डाला जो घात लगाए बैठा था, जबकि अन्य बहुत दूर चले गए। एक बार जब वे दुष्ट जानवर या शैतानों द्वारा खोजे जाते तो उन्हें बहुत आसानी से मार दिया जाता। न केवल पहाड़ पर रहने वाले लोग चाहते थे कि वे लोग आएं, बल्कि जो लोग स्वर्गीय गहन संप्रदाय से बाहर थे वे भी वास्तव में आना चाहते थे। आखिरकार एक साथ इकट्ठा होना अकेले यात्रा करने से कहीं बेहतर था। बस अभी भी कुछ लोग थे जो नहीं जानते थे कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के दुष्ट जानवर अस्थायी रूप से पीछे हट रहे थे। इस प्रकार देहुओं के संप्रदाय नेता को लोगों को पहाड़ से नीचे भेजना पड़ा। लोगों को पहाड़ से नीचे भेजकर सुदृढ़ीकरण की तलाश करने के अलावा कुछ बुजुर्ग या संप्रदाय के नेता जो संरचनाओं को समझते थे वे भी इस समय हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के आसपास होते थे और अपनी संरचनाओं को बनाना शुरू कर देते थे। हालांकि समय और सामग्री की कमी के कारण उनका गठन शीर्ष श्रेणी का गठन नहीं हो सकता था, लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक उपयोगी था। भले ही इससे उन्हें कुछ समय मिल जाए या वे किसी दुश्मन को मार भी सके तो भी यह इसके लायक होगा। इसके अलावा पहाड़ पर मौजूद लोग जल्दी से गश्त भी कर सकते थे, जिससे हेवली प्रोफाउंड साइट के आसपास के इलाके की सुरक्षा हो सके। वे ये गारंटी दे सकते थे कि जब दुश्मन हमला करेंगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा और वे फिर से घात लगाए जाने से बच जाएंगे। बेशक इतनी सारी तैयारियां करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हुआन फैंग की चोटों का जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। यह अजनबी जिससे हर कोई अपरिचित था, उनका आखिरी और सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। ये बात बहुत से लोगों को समझ में आ गई और यह भी इसी वजह से था कि सच्ची ऊर्जा के संचरण में हुआन फैंग की मदद करने का मामला कभी नहीं रुका। सभी संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग इस बात पर सहमत थे और उन्होंने कोई अन्य विचार नहीं किया, बल्कि हुआन फैंग को ठीक होने में मदद करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा दूसरों की मदद से उसके शरीर में जादुई मार्शल आर्ट्स के विशेष पहलू भी उसे ठीक होने में मदद करने में सक्षम थे।
इसलिए जिस गति से वह ठीक हुआ वह आश्चर्यजनक था। कम से कम उन संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों के लिए वे सभी उस गति से बहुत आश्चर्यचकित थे जिस गति से हुआन फैंग का शरीर ठीक हुआ। शुरू में सभी ने सोचा था कि हुआन फैंग को जागने में कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। बिस्तर से बाहर निकलने के लिए इसमें अभी भी कुछ दिन लगेंगे। अंत में हुआन फैंग को जागने के लिए सिर्फ 1 दिन से भी कम समय लगा। इसके अलावा वह जल्दी से अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से हिला सकता था और आधे दिन से भी कम समय में वह बिस्तर से उठकर चलने में सक्षम था। हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भर रहा था। हुआन फैंग के शरीर में चूकी हुई शक्तिशाली था। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन हुआन फैंग ने इसे आसानी से कर दिखाया। हालांकि जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे उसके लिए यह अच्छी बात थी। हालांकि हुआन फैंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जागने और बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम होना पहले से ही एक बहुत बड़ा सुधार था। बाहर क्या स्थिति है? जागने के बाद हुआन फैंग ने मेंग याओ से पूछा। मेंग याओ ने हमेशा के लिए नहीं छोड़ा था, इसलिए ये सच था कि उसे किसी की जरूरत थी जो उसकी देखभाल करे। मेंग याओ ने खुद को पीछे रहने की सलाह दी थी, लेकिन दूसरे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार हुआन फैंग ने पहले भी मेंग याओ को बचाया था, इसलिए मेंग याओ का उसकी देखभाल करना समझ में आता था। ये भी इसी वजह से था कि मेंग याओ ने सबसे पहले हुआन फैंग की जागृति को नोटिस किया था। उस समय यह उसका गुरु था जो हुआन फैंग के लिए अपनी सच्ची क्यूई को चैनल कर रहा था। शैतान के लोग प्रकट हुए। तुम शैतान सम्राट अरविंद द्वारा घायल कर दिए गए थे, जो शैतानों के प्रभारी थे। उसके बाद शैतानों के उन लोगों ने बाढ़ के ड्रैगन को बचाया और फिर चले गए। अभी बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है, मेंग याओ ने कहा। हुआन फैंग ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाया। उस समय वह हवा में काले फ्लड ड्रैगन से लड़ रहा था, इसलिए उसने आसपास की स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि वो घात लगाए बैठा था और उसे नहीं पता था कि किसने उस पर घात लगाया था। अब जब मेंग याओ ने ये कहा तो उसे पता चल गया कि यह शैतानों में से कोई था। हालांकि मेंग याओ के स्पष्टीकरण के बिना भी हुआन फैंग जानता था कि डेविल्स और विशेष बीस्ट के लोग निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम अभी जागे हो, कुछ मत बोलो और ज्यादा मत सोचो, अधिक आराम करो। इस समय ग्रैंड नन जिंगवेन ने हुआन फैंग से कहा। हाँ, हुआन फैंग ने सिर हिलाया, शायद इसलिए कि उसने हुआन फैंग की आंखों में संदेह देखा था। मेंग याओ ने जल्दी से उसका परिचय कराया। हुआन फैंग, यह मेरे मालिक है, स्टिल वाटर हाउस से बिल्डिंग के मालिक जिंगवेन। मेरी चोटों का इलाज करने के लिए धन्यवाद ग्रैंड नन जिंगवेन। हुआन फैंग ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ जो तुम्हें ठीक कर रही हूँ। ग्रैंड नन जिंगवेन ने कहा, हालांकि तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, हमें यही करना चाहिए। अगर तुम समय पर नहीं आती तो हम अभी भी यहाँ बैठ सकते थे। वास्तव में जिंगवेन झूठ नहीं बोल रहा था। वे समझ गए थे कि हुआन फैंग ने उन्हें अनगिनत नश्वर दुनिया के संप्रदायों से जो मदद दी थी, चाहे वे संप्रदाय के नेता हो, बुजुर्ग हो या साधारण शिष्य हो, हुआन फैंग के बिना ये संभव था कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के आधे से अधिक लोग कम हो गए होते। यहाँ तक कि अगर वे जीवित रहने में कामयाब भी हो जाते तो उनके अंतिम दिन आसान नहीं होते। मास्टर बहुत विनम्र हैं। हालांकि मैं किसी प्रमुख संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूँ, फिर भी मैं नश्वर दुनिया का सदस्य हूँ। जब इस तरह की बात आती है तो मुझे स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हुआन फैंग ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि वह इस दुनिया से नहीं है और वह इस मुद्दे पर लापरवाही से बात नहीं करेगा। उसने खुद को नश्वर दुनिया का सदस्य भी माना, इसलिए लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे कि उसने इस बार क्या किया है। ग्रैंड नन जिंगवेन ने संतोष में अपना सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वह हुआन फैंग से बहुत संतुष्ट थी। बाद में जब उन्होंने ये खबर सुनी कि हुआन फैंग जाग गया है तो दूसरे संप्रदाय के लोग भी वहाँ पहुँच गए। ये स्पष्ट था कि वे हुआन फैंग की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे और जब उन्हें पता चला कि वह जाग गया है तो वे तुरंत वहाँ पहुँच गए। आप कैसे हैं? कुछ बुजुर्गों ने पूछा और अन्य ने चिंता से हुआन फैंग को देखा। हुआन फैंग ने कहा, ये बुरा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं कर सकता। ये बहुत सामान्य बात है। अरविंद के पहले के हथेली के प्रहार के पीछे की शक्ति कम नहीं थी। तुम्हारा इतनी जल्दी जाग जाना हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। बुजुर्ग ने कहा। जाहिर है वे दोनों आश्चर्यचकित और खुश थे कि हुआन फैंग इतनी जल्दी जाग गया था। हर कोई उनके लिए हुआन फैंग के महत्व को समझता था। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी भी मुझे बचाने के लिए आप सभी वरिष्ठों को धन्यवाद देना है। कोर्स के पाठ्यक्रम की ये सही है। आपने जो किया है उसकी तुलना में हमने जो किया है वह कुछ भी नहीं है। इस समय हर किसी के पास एक साधारण शिष्य के सामने अपना सामान्य गंभीर और गर्वपूर्ण रवैया नहीं था। अंत में ये साधना क्षेत्र अभी भी ताकत पर आधारित था। हालांकि हुआन फैंग युवा था, लेकिन उसकी ताकत सभी को उसके जैसी ही पीढ़ी में रहने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। इस समय हर किसी के पास एक साधारण शिष्य के सामने अपना सामान्य गंभीर और गर्वपूर्ण रवैया नहीं था। अंत में ये साधना क्षेत्र अभी भी ताकत पर आधारित था। हालांकि हुआन फैंग युवा था, लेकिन उसकी ताकत सभी को उसके जैसी ही पीढ़ी में रहने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा हुआन फैंग ने पहले भी उन्हें बचाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे वे और भी अधिक विनम्र हो गए। हुआन फैंग अभी जागा था और उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने केवल मेंग याओ को उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया और बाकी लोग वहां से चले गए। जहां तक हुआन फैंग में क्यूई को चैनल करने की बात थी, इसे हुआन फैंग ने रोक दिया था। जागने के बाद वह पहले से ही अपनी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी क्यूई को प्रसारित करने में सक्षम था और परिणाम दूसरों की मदद से भी बेहतर थे। सभी ने हुआन फैंग की बात सुनी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर उसे अधिक आराम करने के लिए याद दिलाया और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाने से पहले जोर से कह दो। बेशक जाने से पहले उन्हें मेंग याओ को उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए याद दिलाना पड़ा। मैंने पहली बार इन वरिष्ठों को किसी के प्रति इतना विनम्र होते देखा है। जब बाकी सभी लोग बाहर चले गए तो मेंग याओ ने मुस्कुराते हुए हुआन फैंग से कहा। इससे पहले जब हुआन फैंग अभी भी नहीं जागा था, मेंग याओ के चेहरे पर हमेशा चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब जब हुआन फैंग जाग गया था तो उसे आखिरकार राहत मिली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 1884 एविड की योजना। हुआन फैंग भी मुस्कुराए और कहा, वरिष्ठ लोग बहुत विनम्र होते हैं, यही तुम लायक हो। मेंग याओ ने कहा, इस बार तुमने नश्वर दुनिया की बहुत मदद की है। मैंने अपने गुरु से सुना है कि वह काला बार ड्रैगन कम से कम आधा अमर था, बस थोड़ा सा ज्यादा।
यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे साधना क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही कुछ वरिष्ठ बुजुर्ग एक साथ उस पर हमला करें, फिर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंत में तुम्हारे द्वारा घायल हो जाऊंगा। इस बिंदु तक बोलते हुए मेंग याओ ने आश्चर्य से हुआन फैंग को देखा और कहा, क्या यह हो सकता है कि आपके पास भी अर्धमर की ताकत है? इस बारे में मेंग याओ को अभी भी कुछ संदेह और आश्चर्य था। आखिरकार हुआन फैंग वास्तव में बहुत छोटा था। हालांकि उसने पहले हुआन फैंग को हमला करते देखा था। वह जानती थी कि हुआन फैंग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे केवल यह महसूस हुआ कि हुआन फैंग उससे अधिक शक्तिशाली था। शायद वह उसके मालिक से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन ज्यादा नहीं। यह मेंग याओ का हुआन फैंग की ताकत का मूल्यांकन था। हालांकि जब उसे पता चला कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन में आधे अमर की ताकत थी और जब हुआन फैंग अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल करने में सक्षम था, तो मेंग याओ को एहसास हुआ। उसने इससे पहले हुआन फैंग की ताकत को कम करके आंका था। हालांकि वह पहले से ही उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती थी। वास्तव में हुआन फैंग उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। यह अर्धमर की शक्ति थी। वह अमर दुनिया में जाने से बस एक कदम दूर था। ये शक्ति कितनी भयानक थी और हुआन फैंग की उम्र कितनी थी, उससे भी कम। उसके पास पहले से ही इतनी ताकत थी। इसलिए भले ही मेंग याओ ने इसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसे लगा कि यह असली नहीं था। यह युवक जो उसके साथ बहुत ही मिलनसार तरीके से बात करता था और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उसे उम्र में भी छोटा था, वास्तव में एक अर्धमर की शक्ति रखता था। मेंग याओ ने जो भी सोचा हो, उसे स्वीकार करना कठिन था। हुआन फैंग ने मेंग याओ के हैरान भाव को देखा और मुस्कुराया, कमोबेश। वास्तव में हुआन फैंग जानता था कि वह वास्तव में अर्धमर तक पहुंच गया था। इससे पहले वह पहले से ही सुपर ग्रेड के शिखर पर पहुंच चुका था, जो इस दुनिया में क्लेश पासिंग चरण की ताकत के लगभग बराबर था। बेशक अगर यह हुजिया दुनिया के अन्य सुपर विशेषज्ञ होते तो वे यहाँ होते। उसने अनुमान लगाया कि वह हुआन फैंग के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। वह निश्चित रूप से क्लेश पासिंग चरण से निचले स्तर पर होगा। हालांकि हुआन फैंग ने जो साधना तकनीक का अभ्यास किया वह अजीब थी। उसने सभी प्रकार की साधना तकनीकों का अभ्यास किया। इसके अलावा उसने एक नई प्रकार की ऊर्जा बनाने के लिए आंतरिक ऊर्जा और जादुई शक्ति को भी एकीकृत किया था, और यही वह ऊर्जा थी जिसने हुआन फैंग को विशेष महसूस कराया। भले ही यह अन्य सुपर विशेषज्ञों के साथ लड़ाई थी सामान्य परिस्थितियों में, इसलिए हालांकि उसकी ताकत सुपर फर्स्ट क्लास स्टेट में अटकी हुई थी, फिर भी वह ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम था। हालांकि वह अभी भी सामान्य सुपर विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। जहाँ तक अन्य सुपर फर्स्ट रेटेड विशेषज्ञों की बात है, तो अगर वे गुणन चरण तक पहुँच पाते तो ये बहुत अच्छा माना जाता। हालांकि हुआन फैंग के पास क्लेश चरण की ताकत थी और वह क्लेश चरण के शिखर पर भी था। और काले बार ड्रैगन के साथ लड़ाई के दौरान हुआन फैंग ने पवित्र बैंगनी फल भी खाया। हुआन फैंग को तोड़ने में मदद करने के अलावा ये चीज बहुत सारी ऊर्जा भी प्रदान कर सकती थी, और इस ऊर्जा ने हुआन फैंग की ताकत को और बढ़ा दिया था। इसने उसे लगातार आधे अमर तक पहुंचने की अनुमति दी। सच में हुआन फैंग, तुम बहुत अद्भुत हो। मेंग याओ ने हुआन फैंग को खुद ये स्वीकार करते हुए सुना और आखिरकार उस पर विश्वास कर लिया। उसके बाद उसने प्रशंसा के साथ हुआन फैंग को देखा। पहले युवा शिष्यों ने मेंग याओ को इस तरह से देखा था। वे मेंग याओ की ताकत से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अब मेंग याओ हुआन फैंग को इस तरह की नजर से देख रहा था, और हुआन फैंग के पास वास्तव में ऐसा करने की पूंजी थी। खांसी, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे गर्व होगा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। गर्व करने में कुछ भी गलत नहीं है। साधना क्षेत्र में ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चूंकि आप मजबूत हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको गर्व करने का अधिकार है। न केवल दूसरे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वे आपकी प्रशंसा भी करेंगे। मेंग याओ ने बुरा नहीं माना और कहा, दरअसल यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ ताकत का सम्मान किया जाता था। अगर आपके पास ताकत होती तो दूसरे लोग आपकी तारीफ करते, आप जो भी करते या कहते वो सही होता। इसके विपरीत अगर आपके पास ताकत नहीं होती तो भले ही आप सही कहते, शायद ऐसे लोग न हो जो इसे गंभीरता से लें। इसलिए यह एक ऐसी दुनिया थी जो विशेषज्ञों के लिए बहुत अनुकूल थी। हुआन फैंग वास्तव में ऐसे ही विशेषज्ञ थे, इसलिए जब वो यहाँ आए तो उन्हें ध्यान मिलना तय था, भले ही यह घटना न हुई हो। ये कुछ ऐसा था जो हुआन फैंग को समझ में नहीं आया। हालांकि मेंग याओ के वर्णन के माध्यम से वह इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था। जब हुआन फैंग स्वर्गीय गहन संप्रदाय में था और शांति से स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, तब अरविंद दूसरी तरफ निष्क्रिय नहीं बैठा था। कैसा है? 100,000 पहाड़ों की एक गुफा में अरविंद ने अपने अधीनस्थों में से एक से हाथ पीछे करके पूछा। मास्टर शैतान सम्राट, सब कुछ तैयार है, हम किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा। इस समय इस गुफा में शैतान सम्राट, अरविंद और उसके अधीनस्थ के अलावा कई अन्य लोग थे। इन लोगों में मोन भी शामिल था, जो गृहयुद्ध में एक सेनापति था। वे सभी सम्मानपूर्वक वहाँ खड़े थे। गुफा के बीच में एक बहुत बड़ा जादुई घेरा था। उस जादुई घेरे पर एक रहस्यमय पैटर्न बना हुआ था, जो एक ब्लैक होल की तरह था और लोगों की दृष्टि को अवशोषित कर रहा था। तो फिर शुरू करते हैं, अरविंद ने कहा। इस समय उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसके बाद अरविंद विशाल संरचना की ओर चला गया। वह संरचना के बीच में खड़ा था। उसके बाद काले फ्लड ड्रैगन को अरविंद ने बचाया था। इसे शैतानों के लोगों ने उठाया क्योंकि काला फ्लड ड्रैगन बहुत बड़ा था। नतीजतन उन्होंने काले फ्लड ड्रैगन को ले जाने के लिए शैतानों के दर्जनों लोगों का इस्तेमाल किया। ब्लैक फ्लड ड्रैगन की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह मरने की कगार पर है। अरविंद द्वारा बचाए जाने के बाद अरविंद ने उसका इलाज नहीं किया। नतीजतन ब्लैक फ्लड ड्रैगन अभी भी गंभीर रूप से घायल था। उसकी 2 आंखें थीं। उसने अरविंद और दूसरों को एक खाली भाव से देखा। जाहिर है अरविंद वास्तव में काले फ्लड ड्रैगन को बचाना नहीं चाहता था। ग्रेटर दैन काले बार के ड्रैगन को लगा कि वो 100,000 पहाड़ों में है और चिल्लाना चाहता था। यह उसकी मान थी, वह जगह जहाँ अनगिनत खतरनाक जानवर रहते थे। जब तक उन खतरनाक जानवरों को पता था कि वह यहाँ फंसा हुआ है, वे जरूर आएंगे और उसे बचाएंगे। हालांकि गंभीर चोटों के कारण उसकी आवाज बहुत धीमी थी और गुफा से उसकी आवाज भी नहीं सुनी जा सकती थी। चिल्लाना बंद करो, ये बेकार है, कोई भी क्रूर जानवर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अरविंद ने भावशून्य चेहरे से काले फ्लड ड्रैगन को देखा और कहा, हालांकि तुम्हें मनुष्यों और हमारे शैतानों की तुलना में बुद्धि है।
मैं जानता हूँ कि तुम मनुष्यों से हार गए हो। वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और बदला लेना चाहता था। हालांकि बदला लेने का यह मामला, इसे मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद अरविंद ने दूसरे पक्ष की ओर तीखी नजर से देखा। उसने कहा, तुम्हारे लिए अब तुम सिर्फ यही कर सकते हो कि अपना साधना स्तर मुझे दे दो। किसी को अपना बदला लेने के लिए बुलाओ। काले फ्लड ड्रैगन ने अरविंद की बातें साफ साफ समझ ली। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी नाराजगी के भाव थे। उसका शरीर भी ऐंठ रहा था, आसपास के लोगों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। हालांकि यह आखिरकार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा जो लोग इसे ले जाने के प्रभारी थे, उनका कल्टिवेशन लेवल बहुत अच्छा था। इसलिए भले ही इसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया हो, फिर भी यह मुक्त होने में असमर्थ था। बिना किसी कारण के संघर्ष मत करो। तुम्हें मुझसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रकट नहीं होता तो तुम उस इंसान द्वारा मारे गए होते। इसलिए तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। एकमात्र अंतर यह है कि तुम किसके हाथों मरोगे और मेरे हाथों मरोगे। मैंने तुम्हारा साधना स्तर अवशोषित कर लिया है और मैं बदला लेने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये भी एक अच्छी बात है ना? अरविंद ने कहा। हालांकि ब्लैक फ्लैग ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से अरविंद को धन्यवाद नहीं दिया। उसने पागलपन से संघर्ष किया, लेकिन वह अभी भी मुक्त नहीं हो सका। इससे उसकी चोटें और भी खराब हो गईं। इसे नीचे रख दो, अरविंद ने अपने अधीनस्थ से कहा। धमाके के साथ ब्लैक फ्लैग ड्रैगन को विशाल संरचना के शीर्ष पर रखा गया। उसके बाद डेविल्स के लोगों ने उसे बांध दिया। उन्होंने उसके लिए संघर्ष करना असंभव बना दिया। ये सब करने के बाद वे संरचना से बाहर निकल गए और गुफा के कोने में खड़े हो गए। चलो शुरू करते हैं, अरविंद ने डेविल्स के लोगों से कहा, जो संरचना के चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए थे। उन लोगों ने सिर हिलाया और फिर जादुई घेरे को घेर लिया। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और कुछ बुदबुदाया। इस समय अरविंद जादुई संरचना पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। फिर संरचना से काली गैस के निशान उभरने लगे। फिर काली गैस घनी होती गई और तेजी से पूरे संरचना को घेरने लगी। बाहर खड़े लोगों को संरचना के अंदर सिर्फ 2 धुंधली परछाइयां ही दिखाई दे रही थी। बेशक काले फ्लड ड्रैगन की लगातार करुण चीखें भी आ रही थी। हालांकि आसपास के किसी भी व्यक्ति को इस आवाज की परवाह नहीं थी। वास्तव में 100,000 पहाड़ों में बहुत सारे दुष्ट जानवर थे। दुष्ट जानवर जिसने पहले हेवली प्रोफाउंड सेक पर हमला किया था, अस्थायी रूप से पीछे हट गया था। हालांकि ये दुष्ट जानवर काले बार्ड ड्रैगन की छाया को खोजने में असमर्थ थे। उस समय अरविंद ने काले बार्ड ड्रैगन को बचाने के बाद वह जल्दी से चला गया। कई दुष्ट जानवर समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे और उनकी प्रतिक्रिया करने का इंतजार कर रहे थे। जब वे उसका पीछा करना चाहते थे तो वे उसकी छाया नहीं देख सकते थे। वे अब तक केवल एक सामान्य दिशा में उसका पीछा कर सकते थे। दुष्ट जानवर केवल इतना जानता था कि काला बार्ड ड्रैगन 100,000 पहाड़ों में होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में कहाँ है। आखिरकार 100,000 पर्वत बहुत बड़े थे। अगर ये खतरनाक जानवर भी होते तो भी उन्हें पूरे 100,000 पर्वतों को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए चाहे ब्लैक फ्लड ड्रैगन कितना भी चिल्लाए, कोई भी दुष्ट जानवर उसे सुन नहीं सकता था। अरविंद ने इलाके के चारों ओर सुरक्षा भी स्थापित कर रखी थी, इसलिए उसे दूसरे दुष्ट जानवरों द्वारा खोजे जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, काले फ्लड ड्रैगन की चीखें कमजोर होती गई। आखिरकार वह वहां अनिच्छा से लेटा रह गया। उसकी आंखें खाली और गुस्से में थी क्योंकि वह अपने से थोड़ी दूर पर धुंधली आकृति को देख रहा था। इस समय अरविंद स्वाभाविक रूप से इस बात की परवाह करने के मूड में नहीं था कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन क्या सोच रहा है। वास्तव में ये गठन अभी भी बहुत खतरनाक था, इसलिए इस समय उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अपना सारा ध्यान अपने दिमाग को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया। 1885 जादुई जानवरों का युद्ध संरचना के चारों ओर शैतानों के शक्तिशाली विशेषज्ञ गर्म आंखों से अरविंद को देख रहे थे, साथ ही काले फ्लड ड्रैगन भी, जो अभी भी धीमी आवाज में रो रहा था। अचानक अरविंद, जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था, धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। वह हवा में मदराता रहा और फिर काला फ्लड ड्रैगन भी ऊपर तैरने लगा। वह हवा में रुक गया और फिर काले फ्लड ड्रैगन के शरीर के भीतर से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। इस रोशनी ने तुरंत पूरी गुफा को भर दिया। इससे गुफा का तापमान बढ़ गया। कुछ देर तक रोशनी चमकने के बाद अचानक अरविंद के शरीर पर केंद्रित हो गई। जब रोशनी ने अरविंद के शरीर को छुआ तो उसका शरीर अचानक कांप उठा। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी नदी में समा गई हो और समुद्र में प्रवेश कर गई हो। अरविंद के शरीर में प्रवेश करने के बाद अरविंद का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। इस समय गुफा के बाहर से दुष्ट जानवर की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। पहले तो यह आवाज दूर से आ रही थी, फिर वे गुफा के करीब आते गए। जाहिर है वहाँ एक दुष्ट जानवर था जो गुफा की ओर आ रहा था। इसके अलावा आभा से अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक से ज्यादा दुष्ट जानवर आ रहे थे। मोंड और शैतानों के अन्य उच्च स्तरीय लोग जो उस संरचना के चारों ओर खड़े थे, उस दुष्ट जानवर की आवाज सुनकर भौचक्के रह गए। उन दुष्ट जानवरों ने इस बार्बरस ड्रैगन के शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस कर लिया होगा और वे उसे खोज रहे हैं। मोंड ने कहा। इससे पहले एक उपयुक्त गुफा खोजने के लिए उन्होंने जानबूझकर शातिर जानवर को दूर से ही टाल दिया था। इसके अलावा कुछ लोगों ने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक संरचना स्थापित की थी, जिसका उपयोग शातिर जानवर को उन्हें खोजने से रोकने के लिए एक विकर्षण के रूप में किया गया था। हालांकि वर्तमान स्थिति बदल गई थी। ब्लैक फ्लड ड्रैगन के शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी वह न केवल पूरी गुफा में फैल गई, बल्कि गुफा से बाहर भी फैल गई। ये 100,000 पहाड़ों के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। उन दुष्ट जानवरों ने इस ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। इस समय वे 100,000 पहाड़ों में सभी दिशाओं से भाग रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा, हे प्रभु शैतान सम्राट, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें उसे परेशान नहीं होने देना चाहिए, उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और संरचना के केंद्र की ओर देखा। अरविंद की आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। वह लगातार काले फ्लड ड्रैगन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जैसे कि उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता न हो। गठन शुरू होने के बाद गठन के प्रभारी लोगों ने भी कहा था कि यह गठन बहुत शक्तिशाली था। यह अरविंद को काले फ्लड ड्रैगन के शरीर से ऊर्जा को अवशोषित करने और उसकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि ये संरचना भी बहुत खतरनाक थी। संरचना बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता था।
अन्यथा न केवल अरविंद ब्लैक फ्लड ड्रैगन के शरीर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वह इसे अवशोषित करने में भी असमर्थ होगा। वे इस ऊर्जा और संरचना की ऊर्जा से भी पीछे हटेंगे, जिससे उनके शरीर फट जाएंगे और मर जाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने अपने मंत्रों को डालने से पहले ये व्यवस्थाएं की थी, ताकि दुष्ट जानवर द्वारा परेशान होने से बचा जा सके। वास्तव में अगर ये तथ्य न होता कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन गंभीर रूप से घायल था और उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा लगातार खत्म हो रही थी, तो अरविंद और अन्य लोग कभी भी 100,000 पहाड़ों में अपने मंत्रों का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। आखिरकार ये दुष्ट जानवर की मान थी, उन्हें थोड़ा भागना पड़ा। हालांकि समय ने इसकी अनुमति नहीं दी। साथ ही शैतानों के लोग जब वे स्वर्गीय गहन संप्रदाय से पीछे हटे, तो दुष्ट जानवर भी सीधी तरीके से पीछे हट गया। वे पूरे समय उनके पीछे चल रहे थे, भले ही वे उन पर चाल खेलना चाहते थे। उन्हें बहुत पीछे छोड़ना भी बहुत मुश्किल था और वे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार बड़ी मुश्किल से 100,000 पहाड़ों में एक अच्छी गुफा ढूंढ ली थी। उन जादूगरों ने भी तुरंत संरचना स्थापित कर दी। इस संरचना के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता थी। ये बहुत महंगा भी था और वे निश्चित रूप से उन्हें इसे दूसरी बार स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे। इस वजह से सभी ने इस मंत्र को बहुत महत्व दिया। आखिरकार उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर मोहक संरचना स्थापित की थी। इसके अलावा गुफा के पास घात लगाए बैठे शैतानों के कई शिष्य भी थे। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए निश्चित रूप से उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं तो यह और भी बुरा होगा यदि उन दुष्ट जानवरों ने उन्हें खोज लिया। गुफा में शैतानों के 10 महान सेनापतियों के बचे हुए लोग सभी मौजूद थे। इसके अलावा शैतानों में जो बहुत शक्तिशाली थे वे भी आ गए थे। वे अरविंद को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ आए थे। वे उसे बिल्कुल सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए यहाँ आए थे और अब ऐसा लग रहा था कि उनके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनके पास गुफा से ऊर्जा को फैलने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं थी, लेकिन ज्यादातर अरविंद ने उसे सोख लिया था। हालांकि उन क्रूर जानवरों द्वारा थोड़ी सी ऊर्जा महसूस की गई जो अभी भी काले फ्लड ड्रैगन की खोज कर रहे थे। ये सही है, इस समय अगर वे खतरनाक जानवर घुस आए तो बहुत खतरनाक होगा। एक और व्यक्ति ने भी यही कहा। उसके बाद सभी ने कुछ देर तक चर्चा की और आधे लोग वहाँ से चले गए। वे दुष्ट जानवर के हमले का स्वागत करने के लिए तैयार थे। उसी समय उन्होंने शैतानों के सभी शिष्यों को बुलाया। दुष्ट जानवर ने उनका स्थान पा लिया था। इस समय उन्हें छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि हर कोई जानता था कि 100,000 पहाड़ों में शातिर जानवर ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से भड़काया जा सके, भले ही वो सबसे शक्तिशाली शातिर जानवर था। इसे पहले ही थन ने फंसा लिया था। हालांकि बचे हुए शातिर जानवरों में भी कई शक्तिशाली थे। इससे पहले शैतानों और मानव जाति के बीच युद्ध के दौरान शातिर जानवर वहाँ लंबे समय से था और इसने बहुत नुकसान पहुँचाया था। जब नश्वर दुनिया के शिष्य बिखर गए तो शैतानों के शिष्य भी बिखर गए। इसलिए अगर शैतान के लोग उसे चुन सकते थे, बेशक वे इस समय इन दुष्ट जानवरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर तब जब ये दुष्ट जानवर कुछ समय से काले फ्लड ड्रैगन की तलाश कर रहे थे। शायद वे अधीर हो गए थे, जिससे उनसे निपटना और भी मुश्किल हो गया था। हालांकि उनके पास अभी कोई और विकल्प नहीं था। अरविंद के गठन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनके पास उन क्रूर जानवरों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से पिछली बार की तुलना में इस बार डेविल्स के लोग, जाहिर है उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी। सभी विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। इसके अलावा वे अपने दिल में जानते थे कि जब तक वे अरविंद की ऊर्जा को अवशोषित करने तक टिके रह सकते हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। इसलिए उनके दिलों में दबाव पहले की तुलना में बहुत आसान था। जल्द ही बाहर से लड़ाई की आवाज सुनाई देने लगी। शुरू में ये लड़ाई की आवाज थी, इसे तीव्र नहीं माना जाता था। शातिर जानवर एक साथ नहीं आए। पास के शातिर जानवर पहले आ गए थे और ये शातिर जानवर स्पष्ट रूप से दूसरे शातिर जानवरों के आने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। उनका इरादा हमला करने का था। एक बार जब वे गुफा के बाहर पहुंच गए तो उन्होंने गुफा में हमला करने की तैयारी कर ली। जहां तक शैतानों के उन शिष्यों का सवाल है जो तैयार थे, वे स्वाभाविक रूप से इन दुष्ट जानवरों को गुफा में भागते हुए असहाय होकर नहीं दिखते। इसलिए दोनों दलों के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी। उनके बीच मामूली संवाद भी नहीं था। इसके अलावा जैसे ही वे पहुंचे, लड़ाई बहुत तीव्र हो गई। शैतानों के लोग सही थे। ये दुष्ट जानवर लंबे समय से काले फ्लड ड्रैगन की तलाश कर रहे थे। वे पहले से ही बहुत अधीर थे। युद्ध के दौरान वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। काला फ्लड ड्रैगन नश्वर दुनिया में शैतान की तरह था। हालांकि दुष्ट जानवर के दिमाग में 100,000 पहाड़ों में वे देवताओं की तरह थे। अब उसके दिल में भगवान गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका अपहरण भी कर लिया गया था। यह अजीब होगा अगर ये शातिर जानवर चिंतित न हो। और इसी वजह से जब इन दुष्ट जानवरों को काले बार वाले ड्रैगन की आभा का एहसास हुआ तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पहुँच गए। उसके बाद उन्हें अपने समूह की संख्या और ताकत की परवाह नहीं थी। उन्होंने शैतानों की रक्षात्मक रेखा पर एक निडर हमला किया। इसके अलावा लड़ाई के बाद ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। कोई बचाव नहीं था। ये पूरी तरह से उन्मत्त हमला था। शुरुआत में अभी भी बहुत कम दुष्ट जानवर आए थे। शैतानों के लोग ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक दुष्ट जानवर आते गए। शैतानों के शिष्यों पर जो दबाव महसूस हुआ वह और भी बढ़ता जा रहा था। खासतौर पर जब कोई शक्तिशाली दुष्ट जानवर आ गया तो शैतानों के शिष्यों पर दबाव और भी बढ़ गया। कोई विकल्प न होने पर शैतानों के कुछ विशेषज्ञ भी गुफा से बाहर निकल गए स्थिति को बनाए रखने के लिए। नतीजतन पूरी गुफा बाहर लड़ाई की तीव्र आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। इस समय शैतान सम्राट की आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। वे हवा में मंडरा रहे थे, लगातार काले फ्लड ड्रैगन के शरीर से बाहर निकल रही ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। काला फ्लड ड्रैगन भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ रहा था। यह पहले जैसा राजसी नहीं रह गया था। वैसे इस समय गुफा के अंदर के लोग खुश तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थी। आखिर बाहर के हालात देखकर लगता था कि स्थिति ठीक नहीं है। उनकी रक्षा पंक्ति कभी भी टूट सकती थी। ऐसे में अरविंद और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकता था। ये संरचना कब समाप्त होगी? मोन, जो अभी भी गुफा में था, पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि कोई भी उनकी सवाल का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि जो लोग संरचनाओं को जानते थे वे संरचना को सहारा देने के प्रभारी थे।
वे विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए कोई भी उनकी सवाल का जवाब नहीं दे सका। मोन को भी यह बात पता थी। वह बस चिंतित था और सवाल पूछे बिना खुद को रोक नहीं सका। उसे नहीं पता था कि सवाल पूछने के बाद कोई जवाब मिलेगा या नहीं। इसके अलावा वह इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो कुछ हो सकता है। अब वे जो कर सकते थे वह ये था कि बाहर के क्रूर जानवर के हमले का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश करे और अरविंद के लिए और अधिक समय खरीदे। आह, एक करुण चीख सुनाई दी। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक करुण चीखें होना बहुत सामान्य बात थी। दोनों तरफ से लोग घायल हुए या मारे गए, लेकिन ये खून जमा देने वाली चीख ये गुफा के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, जिससे गुफा भर गई। क्या पीछे रह गए लोगों के दिल उछल पड़े। जब मोन ने यह आवाज सुनी तो उसका शरीर चमक उठा। अगले ही पल वह जहाँ था वहाँ से गायब हो चुका था। वह हवा के झोंके की तरह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा और वहाँ एक खतरनाक जानवर था जो अंदर घुसना चाहता था। टकराना। मोन ने अपनी हथेली से उस दुष्ट जानवर पर वार किया। इससे पहले कि दुष्ट जानवर ये देख पाता कि गुफा में क्या हो रहा है, वह हो गया। विशेष 10 जन 1886। तुम लोग यही रहो और पहरा दो, मैं भी बाहर जाता हूँ। इतना कहकर मोन गुफा में गायब हो गया और युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया। हालांकि वे सभी शीर्ष 10 जनरलों में से थे, लेकिन शीर्ष और निचले जनरलों के बीच ताकत में अंतर था और मोन इन जनरलों में सबसे मजबूत था। ये कहा जा सकता है कि उसकी ताकत सभी शैतानों में अरविंद के बाद दूसरे स्थान पर थी। मोन भी अरविंद का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। वह अरविंद के प्रति वफादार भी था। इससे पहले वह हमेशा गुफा में रहकर अरविंद की रक्षा करना चाहता था। केवल बाहर की स्थिति वर्तमान में गंभीर थी, इसलिए मोन गुफा में रहना जारी रखने में असमर्थ था। उसकी उपस्थिति शैतान के पक्ष के लिए बहुत मददगार होगी और शैतान के पक्ष में स्थिति को स्थिर करने में सक्षम होगी। हालांकि दुष्ट जानवर जानता था कि काला बार ड्रैगन गुफा के अंदर था और यह एक खतरनाक स्थिति में था। इसलिए भले ही वे नुकसान में थे, लेकिन उनके पास हार मानने का कोई इरादा नहीं था और वे एक के बाद एक शैतानों की ओर भागे। आमतौर पर शैतानों की तरफ से अगर वे एक दुष्ट जानवर को मारते हैं तो वे खुद दुष्ट जानवर द्वारा घायल हो जाते हैं या मर भी जाते हैं। इस कारण लड़ाई बहुत तीव्र हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जांच नहीं की और शुरू से ही लड़ाई बहुत तीव्र हो गई। और मोन, जो अभी कुछ समय पहले ही युद्ध में शामिल हुआ था, पहले से ही खून से लथपथ था। वहाँ उसका अपना खून था और वहाँ दुष्ट जानवर का खून भी था। इस दौरान मोन ने कई शातिर जानवरों को मार गिराया था, लेकिन इन शातिर जानवरों को अभी भी अपनी जान की परवाह नहीं थी और मानो वे पागल हो गए हों, वे लगातार उस पर हमला करते रहे। आमतौर पर जब वह एक शातिर जानवर को मार देता था तो उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता था और दूसरा शातिर जानवर उसके सामने आ जाता था। यहाँ बहुत सारे दुष्ट जानवर थे और उनकी संख्या शैतानों के लोगों से भी ज्यादा थी और इस वजह से मोन को लगा कि वह सभी दुष्ट जानवरों को नहीं मार पाएगा, लेकिन 1, 2 और 2 को मारने के बाद 10 और निकल आए। इस स्थिति का सामना करते हुए शक्तिशाली मोन को भी दबाव महसूस हुआ और उसकी चाल विकृत हो गई। उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई और उसके शरीर पर घाव भी इस तरह से दिखाई देने लगे। उनमें से उसने एक सरदार को भी अस्तित्व में देखा था। प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं था, लेकिन वह वास्तव में समान शक्ति वाले कई क्रूर जानवरों से घिरा हुआ था। इसके अलावा ये संभव था कि वे पहले से ही कुछ समय से लड़ रहे थे, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया की गति भी धीमी थी। बेहद हैरान था। वह केवल बचाव कर सकता था और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा उसके शरीर पर घाव और भी भारी होते गए और अगर शैतान के शिष्य उसे मौत से बचाने की पूरी कोशिश नहीं करते तो वह पहले ही वहीं गिर चुका होता। हालांकि अगर वे बच भी गए तो भी शैतान का वो जनरल अभी भी गंभीर रूप से घायल था और जल्दी ही कोमा में चला गया। थोड़े समय में उनके लिए फिर से लड़ना असंभव हो जाएगा। जब मोन ने ये दृश्य देखा तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मौजूदा स्थिति उनके लिए बेहद नुकसानदेह थी क्योंकि यह विशेष 20 का घरेलू मैदान था। मुझे आश्चर्य है शैतान सम्राट का पक्ष कब समाप्त होगा, मोन ने अपने दिल में सोचा। अब वह जिस एकमात्र व्यक्ति से उम्मीद कर सकता था वह था अरविंद। अरविंद मूल रूप से उनमें से सबसे शक्तिशाली था और इसके अलावा वह वर्तमान में ब्लैक फ्लैग ड्रैगन की शक्ति प्राप्त कर रहा था। उसकी ताकत निश्चित रूप से और भी मजबूत होगी। वह कितना मजबूत होगा यह मोन को नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत होगा। इसके अलावा एक बार जब अरविंद बाहर आ गया तो उन्हें अब यहाँ बचाव करने की जरूरत नहीं थी। भले ही वे उसे हरा न सके, वे पीछे हट सकते थे क्योंकि इसे उन्हें हमला करने की पहल मिल जाती। जैसे ही मोन ने सोचना समाप्त किया, उसके पीछे गुफा से शक्तिशाली ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। ऊर्जा आकाश में फैल गई और गुफा की छत में एक बड़ा छेद कर दिया और प्रकाश की एक किरण जो ठोस लग रही थी गुफा से बाहर निकली और आकाश की ओर बढ़ गई। इसके बाद वह भयानक ऊर्जा आकाश से निकलकर चारों ओर फैल गई। गुफा के आसपास शैतान और दुष्ट जानवर पहले तो भयंकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन इस समय उन सभी को ये भयानक आभा महसूस हुई और इस आभा के भीतर मोन अरविंद की आभा को महसूस कर सकता था। उसी समय एक और उन्मत्त आभा थी, भगवान शैतान सम्राट। मोन ने अपने पीछे गुफा की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह, आश्चर्य और परमानंद के भाव उभर आए। इसके बाद एक आकृति गुफा से उड़कर बाहर आए और युद्ध के मैदान के केंद्र में आकर खड़ी हो गई। और इस समय युद्ध के मैदान के ऊपर हवा में मूल रूप से शैतान और दुष्ट जानवर लड़ रहे थे, लेकिन इस समय वे सभी मध्य हवा में रुक गए और यह आकृति अरविंद थी। बस मौजूदा अरविंद पहले से थोड़ा अलग था। उसके सिर पर 2 सींग उभर आए थे और पहले वाले काले फ्लैग ड्रैगन के सिर पर जो सींग थे वे बिल्कुल ही जैसे थे। उसी समय अरविंद के शरीर पर कुछ काले रंग के शल्क दिखाई दिए जो काले फ्लैग ड्रैगन के शरीर पर मौजूद शिल्कों से बहुत मिलते जुलते थे। अरविंद हवा में खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। उसके बाद उसने अपने शरीर से शक्तिशाली आभा को छोड़ा और दुष्ट जानवर और शैतानों के शिष्यों ने भारी दबाव महसूस किया, जिससे वे अपना संतुलन खो बैठे और आसमान से जमीन पर गिर पड़े। बमुश्किल अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे। वे जमीन पर गिरे और खुद को मांस के टुकड़ों में कुचलने से बचाया। हालांकि अरविंद यही नहीं रुका। उसने अपने शरीर पर मौजूद आभा को जमीन पर बिखेर दिया और उसके बाद जमीन पर मौजूद लोगों, जिनमें दुष्ट जानवर और शैतान भी शामिल थे, ने एक बार फिर पहले जैसी शक्तिशाली आभा महसूस की। महाराज, कुछ शैतान के शिष्यों ने इस आभा के सामने घुटने टेकने की पहल की।
उसके बाद एक शैतान के शिष्य, जिनमें मोंड और अन्य सभी उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे, सभी पवित्र दृष्टि से घुटनों के बल झुके और चिल्लाए, शैतान सम्राट सम्राट। महामहिम शैतान सम्राट की आवाजें पूरे 100,000 पहाड़ों में गूंज उठी, जिससे अनगिनत पक्षी चौंक गए और शैतानों के शिष्यों के चेहरे कट्टरता और पूजा से भर गए। अरविंद ने शैतानों के लोगों को जो एहसास कराया वह ऐसा था मानो वह नश्वर दुनिया में उतरने वाला कोई देवता हो। प्लॉप, एक क्रूर जानवर घुटनों के बल बैठा हुआ था। यह अपनी मर्जी से नहीं था, बल्कि क्योंकि यह आभा से प्रभावित था, इसलिए ये घुटने टेकने से खुद को नहीं रोक सका। अरविंद की आभा मजबूत और दबंग थी। साथ ही इस आभा के भीतर एक बार ड्रैगन की आभा भी थी, जिसके कारण कई दुष्ट जानवर उससे डरते थे। इस आभा के सामने उनके पास ज्यादा प्रतिरोध नहीं था और वे भी इसी तरह गहराई से प्रभावित थे। इसलिए जब कई शातिर जानवर इस भव्य आभा का सामना करते हैं तो उनके लिए आत्मसमर्पण करने के विचार आना स्वाभाविक है। उसके बाद पुटोंग पुटोंग ध्वनि लगातार सुनाई दी और एक के बाद एक शातिर जानवर घुटनों के बल बैठ गए और अपने सिर अरविंद की ओर झुका दिए। दुष्ट जानवर और मनुष्य आखिरकार अलग अलग थे। उनकी सोच बहुत सरल थी। वे ताकतवर की प्रशंसा करते थे और ताकतवर का सम्मान करते थे, और उनके दिलों में काले बार ड्रैगन की आभा ताकतवर का प्रतिनिधित्व करती थी। पहले वे इस आभा के लिए लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे और काले फ्लड ड्रैगन को बचा सकते थे, लेकिन अब वे आसानी से इस आभा के आगे झुक सकते थे। बहुत कम लोग सोचेंगे कि अरविंद की आभा कैसे आए, और वह शातिर जानवर था जिसने काले फ्लड ड्रैगन को मार डाला था। शातिर जानवर जाहिर तौर पर इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। इस शक्ति के सामने वे आश्वस्त थे। इसके अलावा ये शक्ति पिछले काले बार ड्रैगन की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली थी, जिससे उन्हें अपने घमंडी सिर नीचे करने पड़े। अरविंद हवा में खड़ा होकर संतोष से ये दृश्य देख रहा था। हालांकि उसके लोगों और दुष्ट जानवर ने अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था और उनका नुकसान भी कम नहीं था, लेकिन वह इन सभी दुष्ट जानवरों को मारना नहीं चाहता था। वह अपनी यह शक्ति छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह ये नहीं भूला था कि इस दुनिया में केवल क्रूर जानवर ही नहीं है, बल्कि मानव संप्रदाय भी है, जो ऐसे शत्रु पर विजय पाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस समय वह स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाने की उम्मीद करता था, और ये सरल दिमाग वाले फिर भी शक्तिशाली शातिर जानवर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे, खासकर अब जब ये शातिर जानवर उसके सामने झुकने को तैयार थे और वह आसानी से इन शातिर जानवरों को नहीं मारेगा। अरविंद अभी भी एक ऐसे युवक से सावधान था जो अचानक कहीं से अचानक प्रकट हो गया था। वह जानता था कि वह काला फ्लड ड्रैगन कितना शक्तिशाली था, लेकिन अंत में वह वास्तव में एक मानव जाति के युवक द्वारा बुरी तरह घायल हो गया। वह हैरान और सतर्क होने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा नश्वर दुनिया में उसके साथ उसके संप्रदाय के बहुत से शिष्य थे, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इस समय इन दुष्ट जानवरों को वश में कर पाना निश्चित रूप से उसके लिए एक अच्छी बात थी। बधाई हो महाराज। जब अरविंद आकाश से नीचे उतरे तो कुछ योद्धा स्तर के लोग उनके पास आए और उन्हें बधाई दी। अगर अरविंद समय पर नहीं आता तो दुष्ट जानवर के साथ उनकी लड़ाई और भी दुखद होती और उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होता। दूसरी ओर अरविंद की उपस्थिति ने ऐसी स्थिति को होने से रोक दिया। उसी समय उन्होंने अरविंद के शरीर से एक मजबूत आभा महसूस की। यह आभा पहले के अरविंद की आभा से भी अधिक मजबूत थी, और यहाँ तक कि पहले की काले फ्लड ड्रैगन की भी। इसका मतलब यह था कि अभी जो गठन हुआ है वह वाकई सफल है, और इसे सफल ही माना जाना चाहिए। अरविंद की मौजूदा ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, यहाँ तक कि उस काले फ्लड ड्रैगन से भी ज्यादा मजबूत। 1887 ये देखकर कि अरविंद काले फ्लड ड्रैगन के साथ विलय करने में सफल हो गया था और उसकी ताकत और भी अधिक मजबूत हो गई थी, शैतानों के लोगों के पास स्वाभाविक रूप से खुश होने का कारण था। मूलतः शैतानों के लोग नश्वर संसार में 10 वर्ष पूर्व हुई दुश्मनी का बदला लेने के लिए आए थे, ताकि वे संपूर्ण नश्वर संसार पर शासन कर सके। शुरुआत में सब कुछ अभी भी काफी सहज था। शैतानों के लोगों को सबसे पहले नश्वर दुनिया से इसके बारे में पता चला था, और इस तरह उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। उसके बाद उन्होंने शैतान सम्राट को भी आसानी से पुनर्जीवित कर दिया था, और नश्वर दुनिया की मदद से उन्होंने नश्वर दुनिया में विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों पर सफलतापूर्वक हमला किया। इस बिंदु पर चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। हालांकि शैतानों के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनके कार्यों से 100,000 पहाड़ों के आदिवासियों को गुस्सा आएगा, और उन दुष्ट जानवरों ने उन पर हमला करके विस्फोट कर दिया था। चाहे वे शैतानों के लोग हो या नश्वर दुनिया के अन्यायी, जब तक वे 100,000 पहाड़ों के भीतर थे उन सभी पर दुष्ट जानवरों द्वारा हमला किया गया था। हालांकि डेविल्स कमजोर नहीं था, फिर भी यहाँ के मूल निवासी विशेष भी इसकी तुलना में थोड़ा कमतर था। आखिरकार हर कोई मॉडल वर्ल्ड के पक्ष में नहीं आया, इसलिए जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो शैतानों के लोग अरविंद के नेतृत्व में तितर बितर होने लगे। कुछ लोग 100,000 पहाड़ों में खो गए और दुष्ट जानवर द्वारा मारे गए। जैसे ही शैतानों के लोग सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, क्या ये मानव संप्रदायों पर हमला जारी रखना है या पहले दानव क्षेत्र में वापस लौटना है और बाद में इसे छोड़ देना है, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि दुष्ट जानवर के हमले अभी भी बंद नहीं हुए हैं। केवल इस समय दुष्ट जानवर अब 100,000 पहाड़ों तक सीमित नहीं थे, और उन्होंने शैतानों के लोगों और नश्वर दुनिया के अन्यायियों को घेर लिया और मार डाला। वे क्रूर जानवर एक मानव सदृश निडर जानवर के नेतृत्व में 100,000 पहाड़ों से निकलकर सीधे मानव शहरों और कस्बों की ओर बढ़े। वे जहाँ भी जाते जीवन नष्ट हो जाता और कोई भी जीवित नहीं बचता। इस स्थिति का पता चलने के बाद डेविल्स में सभी लोग, जिनमें अरविंद भी शामिल थे, बहुत खुश हुए। स्वाभाविक रूप से अब उनके मन में तुरंत वहाँ से चले जाने का विचार नहीं था, बल्कि वे बिना हिले डुले छाया में छिप गए और अवसरों की तलाश करने लगे। और रास्ते भर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुष्ट जानवर के नरसंहार को देखा था। पहले यह मानव शहर था, फिर यह मानव दुनिया के साधना क्षेत्र में संप्रदायों का था। हालांकि इन शैतान लोगों को पता लग गया था कि ये दुष्ट जानवर जो कर रहे थे उसका एक उद्देश्य था। उन्होंने पूरे नश्वर दुनिया के साधना संप्रदायों के शिविरों को नष्ट कर दिया और उन्हें नश्वर दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय की ओर जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने सभी दुष्ट जानवरों को इकट्ठा किया और एक साथ स्वर्गीय गहन संप्रदाय पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि जो लोग छाया में छिपे हुए थे उन्हें पता चला कि भले ही वे खेती करने वाले संप्रदाय थे, फिर भी वे उन दुष्ट जानवरों के विरोधी नहीं थे। उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुष्ट जानवर के भीतर वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जो काफी भयानक था। जब शैतानों के लोगों को विश्वास हो गया कि नश्वर संसार के साधना संप्रदाय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले हैं, तब ये युवक कहीं से प्रकट हुआ।
जब अरविंद ने ये दृश्य देखा तो वह चौंक गया, लेकिन साथ ही वह मंच पर मौजूद आदमी और जानवर के खिलाफ साजिश भी कर रहा था। उसे 10 साल तक बंद रखा गया था और अब उसे बड़ी मुश्किल से पुनर्जीवित किया गया था। इसलिए छाया में छिपे अरविंद ने भागना नहीं छोड़ा, बल्कि वह मौके की तलाश में लगा रहा। हालांकि स्टेज पर मौजूद युवक का पलड़ा भारी था और उसने काले विशेष बीज को बुरी तरह घायल भी कर दिया था, लेकिन जाहिर है कि युवक के लिए काले विशेष बीज से जीतना आसान नहीं था। इसलिए उसका ध्यान हमेशा काले फ्लड ड्रैगन पर था और इसने अरविंद को मौका दिया। नश्वर दुनिया में अन्य संप्रदायों की प्रतिक्रिया न होने का फायदा उठाते हुए अरविंद अचानक प्रकट हुआ और युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था और उसका पीछा करके युवक को मारना चाहता था और इस मुद्दे को हल करना चाहता था। आखिरकार उनके शैतानों और नश्वर दुनिया के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण थे, इसलिए ऐसे विशेषज्ञ का प्रकट होना निश्चित रूप से शैतानों के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं थी। इसलिए अरविंद उस युवक को मारना चाहता था। हालांकि इस समय कल्टीवेशन सेक्ट वाले लोगों ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी और उसे दृढ़ता से रोक दिया था, उसे कोई मौका नहीं दिया। और इस समय अरविंद के पास स्पष्ट रूप से अपनी जान जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके पास अन्य योजनाएं थी और वो तुरंत वहां से चला गया। नश्वर दुनिया के उन लोगों को शायद यह नहीं पता था कि अरविंद ने काले फ्लड ड्रैगन को क्यों छीन लिया। शायद वो दूसरे पक्ष को ठीक करना चाहता था और नश्वर दुनिया के साथ कई संप्रदायों से निपटने के लिए उनके साथ हाथ मिलाना चाहता था। हालांकि केवल अरविंद ही जानता था कि उसने उसे बचाने के लिए ब्लैक फ्लड ड्रैगन को नहीं हटाया, बल्कि इसके बजाय अपने हित के लिए सोचा, क्योंकि उनके दानव क्षेत्र के भीतर एक सरली संरचना थी जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में खेती के स्तर को स्थानांतरित कर सकती थी। हालांकि इस सरली संरचना की आवश्यकताएं बहुत कठोर थी और न केवल सरली संरचना को स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी, बल्कि जो लोग इसके उपयोग का समर्थन करते थे वे भी अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही इसकी देखभाल कर पाते थे। और सौभाग्य से इस बार अरविंद जिन लोगों को लेकर आया था उनमें से कुछ लोग इस संरचना को समझते थे। इसलिए जिस समय उसने हमला करने का फैसला किया वह पहले ही अपना फैसला कर चुका था। इसके बाद वह काले फ्लड ड्रैगन को साथ लेकर आया ताकि वह संरचना स्थापित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ सके, लेकिन अन्य क्रूर जानवर बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने 100,000 पहाड़ों में संरचना बनाने का फैसला किया। यद्यपि यह प्रक्रिया थोड़ी खतरनाक थी क्योंकि दुष्ट जानवर आ गया था, फिर भी अंतिम परिणाम से अरविंद और अन्य शैतान लोग बहुत संतुष्ट हुए। अरविंद सभी को वापस गुफा में ले आया। सरली के शीर्ष पर काली धुंध पहले ही गायब हो चुकी थी और पहले से राजसी काले बार ड्रैगन एक ड्रैगन लाश में बदल गया था जिसमें कोई आभा नहीं थी, चुपचाप वहाँ पड़ा था। मैं बस जल्दी में बाहर चला गया और मैंने अभी तक इसके सभी साधना स्तर के साथ सम्मिलन पूरा नहीं किया है। अगले कुछ दिनों में मैं बंद दरवाजे की साधना में जा रहा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ बाहर आप लोगों पर छोड़ दूंगा। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं फिर से उन संप्रदायों पर हमला करूंगा और 10 साल पहले की हर चीज का हिसाब लगाऊंगा। अरविंद ने अपने पास मौजूद कुछ शैतान साधकों से कहा। ये सभी लोग अरविंद के आसपास के मजबूत लोग थे और वे लोग भी थे जिन पर वह भरोसा करता था, इसलिए वह उन्हें अपनी असली स्थिति बताने से नहीं डरता था। हाँ, भगवान शैतान सम्राट, सभी ने उत्तर दिया। वास्तव में इस समय बाहर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। शातिर जानवर को पहले ही अरविंद ने भर्ती कर लिया था, इसलिए ये उनके और बाकी शैतानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा। जहाँ तक नश्वर दुनिया का सवाल है, दुष्ट जानवर के पिछले हमलों से गुजरने के बाद भी उन्हें अपनी जीवन शक्ति वापस नहीं मिलनी चाहिए थी। यह अच्छा होगा कि बाकी लोग उन पर हमला न करें, वे ऊपर नहीं आ पाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी सभी को केवल अरविंद के बंद दरवाजे की साधना से बाहर आने का इंतजार करना था। उस समय असंख्य नश्वर दुनिया के संप्रदायों के खिलाफ लड़ने का समय होगा। निर्णायक युद्ध के संबंध में शैतानों के कई लोग आश्वस्त थे। उनकी पिछली ताकत उनके नश्वर दुनिया के कई संप्रदायों से कम नहीं थी और अब उन्होंने कई क्रूर जानवरों को भी वश में कर लिया था, जिससे उनकी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली हो गई और दोगुनी से भी अधिक। हालांकि नश्वर दुनिया की तरफ से एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई थी। उसकी ताकत भयानक थी, लेकिन वह व्यक्ति पहले भी अरविंद के छिपे हुए हमले से गंभीर रूप से घायल हो चुका था और थोड़े समय में ठीक होना चाहता था। ये बस असंभव था। भले ही वह अभी मर जाए, भीड़ को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अरविंद के हमले हल्के नहीं थे। दूसरी ओर अरविंद अभी भी ब्लैक फ्लड ड्रैगन के कल्टीवेशन लेवल के साथ घुलने मिलने में कामयाब रहा था, इसलिए भले ही वह युवा अभी भी लड़ सकता था, लेकिन वह अरविंद का मुकाबला नहीं कर सकता था। वर्तमान अरविंद पहले के ब्लैक फ्लड ड्रैगन से भी ज्यादा भयानक था और इस वजह से डेविल्स के साथ कई लोगों ने आगामी निर्णायक लड़ाई के प्रति आशावादी रवैया बनाए रखा और अब उन्हें बस अरविंद के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करना था। अरविंद ने सिर हिलाया और फिर गुफा की गहराई में चला गया। गुफा के बाहर शैतानों के कई लोग पहरे पर थे। उसने अभी सभी काले फ्लड ड्रैगन को अवशोषित किया था और वे अभी तक उसके शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़े नहीं थे, वे केवल उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। अरविंद का यह भी मानना था कि एक बार जब वह सभी कल्टीवेशन लेवल को अवशोषित कर लेगा और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकेगा, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से अभी की तुलना में अधिक मजबूत हो जाएगी। इस संबंध में अरविंद भी प्रत्याशा से भरा हुआ था। उनकी राय में अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी शैतान के शिष्यों और दुष्ट जानवरों को अपने अधीन करके नश्वर दुनिया में विशेषज्ञता रखने वाले पूरे संप्रदाय को हराना पहले से ही कुछ ऐसा था जो असंभव नहीं था। इसलिए वह अपनी नश्वर दुनिया के साथ साधना संप्रदाय पर हमला करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि जाने से पहले काले बार ड्रैगन के साथ पूरी तरह से एकीकृत होना चाहता था। इस समय नश्वर दुनिया के साथ साधना संप्रदाय अब उसके लिए सोचने के लायक नहीं था। अब उसे अपने स्वयं के साधना स्तर पर विचार करने की आवश्यकता थी। ब्लैक फ्लड ड्रैगन में पहले से ही हाफ इमॉर्टल की ताकत थी और अरविंद खुद भी कमजोर नहीं था। इन दोनों के साथ मिलकर अरविंद को हाफ इमॉर्टल क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की उम्मीद थी और एक ही वाक्य से हाफ इमॉर्टल को तोड़ने का यह अवसर पाकर एक सच्चा अमर बनना असंभव नहीं है। जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा तो अरविंद का दिल जुनून से जल उठा। इसलिए जब उसने दुष्ट जानवर के मामलों से निपटा तो वह धीरता से एकांत में चला गया और लोगों को तुरंत नश्वर दुनिया पर हमला करने के लिए नहीं लाया। हालांकि वह वास्तव में अब जा सकता था और ऐसा करने की ताकत भी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनकी व्यक्तिगत ताकत में वर्तमान वृद्धि उनके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण थी और यह वास्तव में इस निर्णय के कारण था जिसने हुआन फैंग को आराम करने और सांस लेने के लिए अधिक समय दिया। 1888 हुआन फैंग, आज तुम्हें कैसा लग रहा है?
मेंग याओ ने शोरबा का एक कप लेकर हुआन फैंग के आराम क्षेत्र में जाते हुए कहा, ग्रेटर दैन। इस समय हुआन फैंग को जागे हुए काफी दिन बीत चुके थे। मेंग याओ की देखभाल में हुआन फैंग की त्वचा में सुधार हो रहा था और उसके शरीर के अंदर की चोटें भी लगभग ठीक हो गई थी। हुआन फैंग के इतनी जल्दी ठीक होने के लिए उसके शरीर में विशेष ऊर्जा के अलावा मेंग याओ का भी धन्यवाद था। पिछले कुछ दिनों में मेंग याओ ने अपनी पूरी ताकत से हुआन फैंग की देखभाल की थी और बड़ी सावधानी से हुआन फैंग की देखभाल की थी। ये तो सभी जानते ही होंगे कि स्टिल वाटर हाउस के भवन मालिकों के अंतिम शिष्य के रूप में वह सबसे पसंदीदा शिष्य भी थे। मेंग याओ का बचपन से ही ख्याल रखा जाता रहा था, तब उसका इस तरह ख्याल रखा गया था। ये कहा जा सकता है कि यह पहली बार था। हालांकि ये स्पष्ट था कि मेंग याओ ने अच्छा किया था, क्योंकि वह अपने दिल में हुआन फैंग की प्रशंसा करती थी, साथ ही उसके मन में अन्य विशेष भावनाएं भी थी। मेंग याओ को हुआन फैंग की देखभाल करने के लिए जो कुछ करना था वह उसके दिल की गहराई से आया था। मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना शरीर तान दिया। वास्तव में स्वास्थ्य लाभ की अवधि के बाद उसका शरीर पहले से कहीं बेहतर हो गया था। हालांकि वह अपनी चरम अवस्था में नहीं पहुंचा था, फिर भी वह बहुत दूर नहीं था। कम से कम अगर शैतान या दुष्ट जानवर के लोग आते तो उसके पास लड़ने की ताकत होती। यह अच्छी बात है, मेंग याओ ने कहा। फिर उसने चिंतित होकर कहा, मैंने मास्टर से सुना है कि 100,000 पहाड़ों पर दुष्ट जानवर के साथ कुछ गड़बड़ है। वर्तमान में वहाँ लोग हैं और शैतानों पर भी लोग हैं। हालांकि डेविल्स और विशेष बीस्ट चले गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि दोनों दल शायद हार नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने आराम नहीं किया और न केवल उन्होंने अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया, बल्कि डेविल्स और विशेष बीस्ट के साथ स्थिति की निगरानी के लिए लोगों को भी भेजा। परिणाम स्वरूप मेंग याओ और अन्य सभी को पता था कि दुष्ट जानवर और शैतान के लोग वर्तमान में 100,000 पहाड़ों के पीछे थे। इसके अलावा इन दोनों पक्षों ने मनुष्यों की उम्मीद के अनुसार लड़ाई नहीं की थी, बल्कि शांतिपूर्वक साथ मिल गए थे। बस इतना ही कि ये दुष्ट जानवर और शैतान लोग 100,000 पहाड़ों में क्या कर रहे थे, ये सभी को नहीं पता था। हालांकि सभी ने अनुमान लगाया कि यह शायद इसलिए था क्योंकि काला बार ड्रैगन ठीक हो रहा था। जब उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो वह एक बार फिर मानव संप्रदायों पर हमला करेगा। आखिरकार इस बार हुआन फैंग बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि ब्लैक फ्लैग ड्रैगन की हालत भी बहुत खराब थी और उसकी चोटें शायद हुआन फैंग की चोटों से ज्यादा हल्की नहीं थी। जाहिर है किसी को भी ये पता नहीं था कि काला फ्लैग ड्रैगन की हड्डियों का ढेर बन गया था, जिससे उसका स्वस्थ होना असंभव हो गया था। हुआन फैंग ने सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, मैंने देखा कि बाहर बहुत चहल पहल है और पहले से ज्यादा लोग हैं। क्या दूसरे संप्रदाय से कोई आया है? इस अवधि में हुआन फैंग ने अपना अधिकांश समय गुप्त कमरे में आराम करते हुए बिताया था, लेकिन वह कभी कभी टहलने के लिए बाहर निकल जाता था। न हिलना डुलना अच्छा नहीं था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पहले की तुलना में स्वर्गीय गहन संप्रदाय में अधिक लोग थे और हर दिन ऐसा लगता था कि लोग भाग रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया था, लेकिन स्वर्गीय गहन संप्रदाय में माहौल खराब नहीं था और सभी की आत्माएं बहुत ठीक हो गई थी। हाँ, मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया। पहले दुष्ट जानवर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के निचले हिस्से को सील कर रहे थे, इसलिए सामान्य छोटे संप्रदाय और छोटे संप्रदाय आने की हिम्मत नहीं करते थे, और अब जब दुष्ट जानवर चले गए हैं तो वे सभी आ गए हैं। आखिरकार हर कोई जानता है हमारे और दुष्ट जानवरों और शैतानों के बीच अभी भी एक बड़ी लड़ाई होगी और अकेले बाहर रहना बेहद खतरनाक है। इसलिए अन्य संप्रदायों के लोग सभी स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ओर भागे और संप्रदाय नेता देहु अन्य संप्रदायों के लोगों से संपर्क करने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इस तरह की समृद्धि लंबे समय से नहीं देखी गई थी, और अब जब सभी जानते थे कि एक महान युद्ध अपरिहार्य था, तो हर अतिरिक्त व्यक्ति को थोड़ी अधिक ताकत मिलेगी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से थोड़ा बेहतर महसूस करते थे। ये कहा जा सकता है कि इस बार संपूर्ण मानव साधना दुनिया को संगठित किया गया था, और यहाँ तक कि एकांतों के साधक जो इस समय बंद दरवाजे के एकांत में थे, वे सभी समाचार प्राप्त करने के बाद आकाश गहन संप्रदाय में एकत्र हुए थे। अतीत में मेंग याओ की गोल्डन कोर स्टेज को बुरा नहीं माना जा सकता था, लेकिन अब हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के संदर्भ में ये वास्तव में पर्याप्त नहीं था। हालांकि न केवल मेंग याओ नाखुश नहीं था, बल्कि वह काफी खुश भी था। बेशक हालांकि वहाँ बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे और कई मजबूत लोग थे, लेकिन हुआन फैंग जितना मजबूत कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन हर कोई आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार हुआन फैंग की ताकत पहले से ही बाकी सभी से बहुत आगे निकल गई थी। एक विशेषज्ञ का दिखना पहले से ही उनके लिए एक खुशी का अवसर था, और वे इसे अधिक नहीं मान सकते थे। इसलिए क्योंकि हुआन फैंग जैसा विशेषज्ञ केवल एक ही था, सभी ने हुआन फैंग पर अधिक ध्यान दिया और उसकी स्थिति पर बारीकी से ध्यान दिया। ये देखकर कि हुआन फैंग अच्छी तरह से ठीक हो रहा था, सभी ने राहत महसूस की। इसलिए क्योंकि हुआन फैंग जैसा विशेषज्ञ केवल एक ही था, सभी ने हुआन फैंग पर अधिक ध्यान दिया और उसकी स्थिति पर बारीकी से ध्यान दिया। ये देखकर कि हुआन फैंग अच्छी तरह से ठीक हो रहा था, सभी ने राहत महसूस की। ये तो बहुत जीवंत है। हुआन फैंग हंसा, चलो टहलने चलते हैं। ठीक है, मेंग याओ ने जवाब दिया। वे दोनों गुप्त कक्ष से बाहर निकले और दिव्य गहन संप्रदाय के भीतर चले गए। और स्वर्गीय गहन संप्रदाय के भीतर वास्तव में बहुत से लोग थे, जिनमें से कई ने पहले हुआन फैंग और काले बार ड्रैगन के बीच लड़ाई देखी थी और प्रशंसा से भरे हुए थे। अब जब उन्होंने उसे देखा तो वे सभी ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। उनके चेहरे सम्मान से भरे हुए थे, उनकी आंखें कटुता और सम्मान से भरी हुई थी। हालांकि हुआन फैंग बहुत बूढ़ा नहीं था और वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों से भी कम उम्र का था, लेकिन ऐसे लोगों के मन में उसके लिए जो सम्मान और आदर था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार हुआन फैंग की ताकत से वे जो चाहे कर सकते थे। जो लोग अभी अभी स्वर्गीय गहन संप्रदाय में आए थे और जिन्होंने पहले कभी महान युद्ध में भाग नहीं लिया था, वे हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि हर कोई हुआन फैंग जैसे युवा अजनबी के प्रति एक के बाद एक कितना सम्मान दिखा रहा था। बाद में उन्होंने अपने बगल के लोगों से हुआन फैंग की पहचान के बारे में पूछा। इसके बाद अन्य लोग स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग के पिछले वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में बात करने लगे, जिससे जो लोग हुआन फैंग को नहीं जानते थे वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग वर्तमान में हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के भीतर कई लोगों की आशा था और कई युवा लोगों का आदर्श और लक्ष्य भी था। हुआन फैंग के लिए उनकी प्रशंसा पिछले मेंग याओ से भी कहीं अधिक थी।
दूसरी ओर हुआन फेंग अलग था। उसने उपस्थित सभी लोगों की स्वीकृति पाने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा किया था। इसके अलावा हुआन फेंग की ताकत उनसे बहुत ज्यादा थी और यहाँ तक कि उनके मालिक से भी बहुत ज्यादा थी। इस सब के संबंध में मेंग याओ न केवल दुखी था बल्कि उसके दिल में गर्व और सम्मान की एक हल्की सी भावना भी थी। आखिरकार वह हुआन फेंग को खोजने वाली पहली व्यक्ति थी और वह वही था जिसे वह अपने साथ लेकर आई थी। बेशक मेंग याओ के मन में कोई अन्य विचार था या नहीं, इसके बारे में केवल वो खुद ही जानती थी। जब हुआन फेंग और मेंग याओ वहाँ टहल रहे थे तो कुछ लोग दूर से वहाँ आए। वे मेंग याओ के गुरु ग्रैंडन जिंगविन और बाकी लोग थे। हुआन फेंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? दे हो ने कहा, मैं ठीक हूँ। संप्रदाय नेता दे हो, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हुआन फेंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, हमें यही करना चाहिए। आप अब युवा पीढ़ी के आदर्श हैं। अगर हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते हैं तो मेरे संप्रदाय के वे युवा शिष्य इस पर सहमत नहीं होंगे। हाँ, दे हो हंसे। हुआन फेंग भी हंसे क्योंकि हुआन फेंग के शरीर में ऊर्जा विशेष थी। यहाँ तक कि हुआन फेंग के सामने खड़े होने पर भी दे हो और बाकी लोग उसके शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकते थे और इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि हुआन फेंग की ताकत कितनी वापस आ गई थी। हालांकि ये देखते हुए कि हुआन फेंग का रंग पहले से बहुत बेहतर था और वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था, ये संभावना थी कि वह काफी हद तक ठीक हो गया था। ये सही है। हमारी पिछली जांच के अनुसार 100,000 पहाड़ों के भीतर दुष्ट जानवर और शैतानों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसके बाद किसी कारण से दोनों पक्ष अचानक एक समझौते पर आ गए और अब जब हम शांति से साथ रह रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। देहू ने गंभीर भाव से कहा। 100,000 पहाड़ों की निगरानी के बारे में वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। बस चाहे वह शैतान हो या दुष्ट जानवर, वहाँ कई विशेषज्ञ थे, इसलिए उसने जिन लोगों को भेजा था वे बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस प्रकार वह केवल एक सामान्य विचार ही प्राप्त कर सका कि अंदर क्या चल रहा था। इसके अलावा उसके बाद से काले फ्लड ड्रैगन की आभा गायब हो गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मर गया था। अगर ऐसा था तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी, ग्रैंडन जिंगविन ने कहा। हालांकि वे दुष्ट जानवर शक्तिशाली थे, अगर वह काला बार ड्रैगन न होता तो मानव साधना संप्रदाय और दुष्ट जानवर में अभी भी एक दूसरे से लड़ने की ताकत होती। हुआन फेंग के अस्तित्व के साथ उनके पास अभी भी जीतने का एक बड़ा मौका था, लेकिन ब्लैक फ्लड ड्रैगन को जोड़ना अलग था। खासकर डेविल्स के लोगों की भागीदारी के साथ दबाव और भी अधिक था। इसलिए सभी को उम्मीद थी कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन मर चुका है ताकि जब वे अगली बार लड़े तो उनके लिए यह बहुत आसान हो। इसके अलावा उसके बाद से ब्लैक फ्लड ड्रैगन की आभा गायब हो गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मर गया था। अगर ऐसा था तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी, ग्रैंडन जिंगविन ने कहा। हालांकि वे दुष्ट जानवर शक्तिशाली थे, अगर वह काला बार ड्रैगन न होता तो मानव साधना संप्रदाय और दुष्ट जानवर में अभी भी एक दूसरे से लड़ने की ताकत होती। हुआन फेंग के अस्तित्व के साथ उनके पास अभी भी जीतने का एक बड़ा मौका था, लेकिन ब्लैक फ्लड ड्रैगन को जोड़ना अलग था। खासकर डेविल्स के लोगों की भागीदारी के साथ दबाव और भी अधिक था। इसलिए सभी को उम्मीद थी कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन मर चुका है ताकि जब वे अगली बार लड़े तो उनके लिए यह बहुत आसान हो। कोई नहीं जानता था कि उनका अनुमान सिर्फ आधा ही सही था। काला फ्लड ड्रैगन वाकई मर चुका था, लेकिन यह कैसा अस्तित्व था जो काले फ्लड ड्रैगन से भी ज्यादा मजबूत था। जब समय आएगा तो न सिर्फ उन्हें दबाव में कमी महसूस नहीं होगी बल्कि यह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। 1889, मुझे उम्मीद है कि वह दिन आएगा। हमारे लिए ये सचमुच एक बड़ी बात है, देहू ने कहा। हुआन फेंग को अचानक याद आया कि जिस व्यक्ति ने पहले उसे गंभीर रूप से घायल किया था वह इस दौरान स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। इसलिए उसने कुछ लोगों से पूछा, वह कौन था जिसने मुझे पहले घायल किया था? अरविंद, शैतानों का शैतान सम्राट। 10 साल पहले उसने शैतानों को नश्वर दुनिया के विभिन्न बड़े संप्रदायों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। मूल रूप से हमारे कुछ वरिष्ठों ने उसे मारने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी मौत का नाटक कर रहा था और उसे उसके अधीनस्थों द्वारा केवल स्थायी रूप से सील किया गया था। 10 साल बीत चुके हैं और अब उसके शरीर पर लगी सील खुल गई है। वह वापस आ गया है और वह एक बार फिर नश्वर दुनिया को नष्ट करना चाहता है। देहू ने कहा। उस अरविंद को भी शैतानों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। उसकी ताकत हमसे भी ज्यादा है। 10 साल पहले अगर कुछ महान बुजुर्गों के संयुक्त प्रयास न होते तो हम शायद उसे हरा नहीं पाते, एक और बुजुर्ग ने कहा। हालांकि वह तुरंत हंसा। बेशक, हालांकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन आपकी तुलना में हुआन फेंग वह अभी भी बहुत कमतर है। जब बाकी लोगों ने ये सुना तो वे सब हंसने लगे। वास्तव में अरविंद बहुत शक्तिशाली था। कम से कम अगर वे अकेले लड़ते तो वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर वे हुआन फेंग का सामना करते तो अरविंद जीत नहीं पाता। और बाकी लोगों के लिए अगर उनमें से 3 या 4 हाथ मिलाते तो वे अरविंद के साथ बराबरी बनाए रखने में सक्षम होते, लेकिन अगर उनमें से 3 या 4 एक साथ हुआन फेंग पर हमला करते तो वे उसका फायदा नहीं उठा पाते। यह इस बात से देखा जा सकता है कि उन्होंने पहले कैसे ब्लैक फ्लड ड्रैगन को घेर लिया था और उस पर हमला किया था। चारों बुजुर्गों ने मिलकर ब्लैक फ्लड ड्रैगन को घेर लिया था और वे नुकसान में थे। फिर भी जब हुआन फेंग ने ब्लैक फ्लड ड्रैगन से लड़ाई की तो उसने वास्तव में ऊपरी हाथ हासिल किया। इसका मतलब ये था कि हुआन फेंग और भी अधिक शक्तिशाली था, और अगर अरविंद की तुलना हुआन फेंग से की जाए तो ये स्वाभाविक रूप से भी निम्नतर होगी। इसलिए जब हर कोई इस मामले के बारे में बात करता था तो वे बहुत आराम से दिखते थे। इससे पहले अरविंद उनके कारण हुआन फेंग को घायल करने में सक्षम था और हुआन फेंग ने खुद आसपास की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि अगर वे फिर से वही बात दोहराते हैं तो वे निश्चित रूप से ऐसी बात को दोबारा नहीं होने देंगे, और ऐसी स्थिति में जहां हुआन फेंग तैयार था वह मूल रूप से उस अरविंद से भी नहीं डरता था। सावधान रहना बेहतर है, हुआन फेंग ने कहा। वह अरविंद को समझ नहीं पाया और उसने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। इससे पहले उसके प्रतिद्वंद्वी ने उस पर पीछे से हमला किया था और उसे हथेली से मार गिराया था। हालांकि हुआन फेंग को सहज रूप से महसूस हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी सरल नहीं था। वह लंबे समय से छाया में छिपा हुआ था और इतना ही नहीं, वह क्षणभंगुर अवसर को भी सटीकता से पकड़ सकता था। जल्दी या बाद में उसका प्रतिद्वंद्वी सफल नहीं होगा, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में इसे पकड़ लिया था। इसलिए हुआन फेंग को लगा कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। चिंता मत करो, अगली बार हम निश्चित रूप से फिर से लापरवाह नहीं होंगे।
हालांकि हुआन फैंग की बातों ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उनकी नजर में काले फ्लड ड्रैगन की तुलना में अरविंद को कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता था और सबसे बड़ा खतरा जो वे सामना कर रहे थे वह अभी भी काला फ्लड ड्रैगन था। जब तक वे काले फ्लड ड्रैगन को हरा सकते थे तब तक बाकी सब ठीक रहेगा। ये देखकर कि सभी का उसके प्रति एक जैसा रवैया था, हुआन फैंग ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह अपने दिल में चुपके से सतर्क था। ठीक किसी समय एक अज्ञात संप्रदाय का एक शिष्य लड़खड़ाता हुआ पहाड़ पर भागा। भागते समय उसने चिल्लाया और तुरंत कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, यहाँ तक कि हुआन फैंग और बाकी लोगों ने भी उसे देखा। वह मेरे संप्रदाय का अन्याय है। अरे, मैंने उस स्थिति पर नजर रखने के लिए 100,000 पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं कहा था। क्या कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है? देहू ने पास आ रहे व्यक्ति को देखा और संदेह से पूछा। संप्रदाय नेता, ये बुरा है। जब शिष्य ने देहू, संप्रदाय नेता और बाकी लोगों को देखा तो वह भी दौड़कर आया। बहुत जल्दी ही वो व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो गया। हाँफते हुए उसने कहा, संप्रदाय नेता, कुछ भयानक घटित हुआ है। अजीब हरकतें, क्या हो रहा था? जल्दी करो और साफ साफ बोलो। जब देहू ने दूसरे पक्ष की बातें सुनी तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। किसी को पता होना चाहिए, वर्तमान में दुष्ट जानवर और शैतान दोनों 100,000 पहाड़ों के दायरे में थे। वे दुष्ट जानवर और शैतान लोग सब चले गए हैं। शिष्य ने धीमे से कहा, वे सब चले गए हैं। बहुत सारे, पिछली बार से भी ज्यादा। वे सब बाहर चले गए हैं। देहू चौंका और पूछा, उन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की? ये जानना जरूरी था कि न केवल दुष्ट जानवर का उनके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध था, बल्कि वे शैतानों के भी दुश्मन थे। दोनों पक्ष वास्तव में एक साथ चले गए और ऐसा लग रहा था कि उनका एक दूसरे से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, जिससे देहू अपने दिल में उलझन में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बारे में दोनों पक्षों को पता न हो? नहीं, एक भी नहीं, शिष्य ने कहा। इसके अलावा वह दुष्ट जानवर शैतानों के लोगों की आज्ञाओं को सुनता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वह हमेशा शैतानों के लोगों के साथ चलता है। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। यद्यपि उन्होंने पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी, जिसमें दुष्ट जानवर और शैतान दोनों का सामना करना था, फिर भी यह सबसे खराब स्थिति थी और कोई भी इस तरह की घटना नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा उन्हें सहज रूप से लगा कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। आखिरकार वे दुष्ट जानवर इंसानों की तरह नहीं होंगे और उनसे बातचीत नहीं करेंगे। उन्हें अपने पक्ष से दुश्मनी थी और शैतानों के लोगों से भी दुश्मनी थी, इसलिए उनके शैतानों के लोगों के साथ मिलकर उनके पक्ष पर हमला करने की संभावना बहुत कम थी। सभी ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा ये पहले जैसा ही होगा, जब दुष्ट जानवर सामने से हमला कर रहे थे और शैतान लोग छिपकर हमला करने के लिए छाया में छिपे हुए थे। अगर वाकई दोनों पक्ष एक ही समय पर हमला कर रहे होते तो शायद वे इंसानों से लड़ने से पहले ही अपनी चाल चल चुके होते। लेकिन क्या हो रहा था? यह उनके पहले के विचार से अलग क्यों था? दोनों ने एक ही समय पर लड़ाई क्यों शुरू कर दी? उन्होंने लड़ाई क्यों शुरू नहीं की? सबके दिल में ढेरों सवाल थे, लेकिन अभी कोई भी उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा था। क्या तुमने वो काला फ्लड ड्रैगन देखा? देहू को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा। किसी को ये जानना चाहिए कि भीड़ को अभी भी सबसे बड़ा खतरा ब्लैक फ्लड ड्रैगन ही लग रहा था। इसका दिखना और न दिखना दो अलग अलग अवधारणाएं थी, और इससे पहले ब्लैक फ्लड ड्रैगन को हुआन फैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया था। इसे सिर्फ 10 दिन हुए थे, इसलिए हो सकता है कि यह अभी तक पूरी तरह से ठीक न हुआ हो। किसी को ये जानना चाहिए कि भीड़ को अभी भी सबसे बड़ा खतरा ब्लैक फ्लड ड्रैगन ही लग रहा था। इसका दिखना और न दिखना दो अलग अलग अवधारणाएं थी, और इससे पहले ब्लैक फ्लड ड्रैगन को हुआन फैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया था। इसे सिर्फ 10 दिन हुए थे, इसलिए हो सकता है कि यह अभी तक पूरी तरह से ठीक न हुआ हो। मैंने इसे नहीं देखा। शिष्य ने अपना सिर हिलाया। मैं दूर से देख रहा था और मैंने काले बार ड्रैगन को प्रकट होते नहीं देखा। दुष्ट जानवर भी शैतानों के लोगों का पीछा कर रहे थे और वहाँ कोई भी नहीं था। हालांकि पकड़े जाने के डर से मैंने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में यदि वह बहुत करीब जाने की हिम्मत करता तो शायद वापस नहीं आ पाता। जब भीड़ ने सुना कि कोई काला बार ड्रैगन दिखाई नहीं दिया तो उनके चेहरे अचानक शांत हो गए। छोटे संप्रदायों के संप्रदाय के नेताओं में से एक ने जोर से हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पिछली बार हुआन फैंग द्वारा उस काले बार ड्रैगन को हल्की चोट नहीं लगी थी और उसे अभी तक ठीक नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए यह एक बड़ी बात है। हम बस ये नहीं जानते कि क्यों, लेकिन वे दुष्ट जानवर शैतान लोगों का पीछा करेंगे और साथ चलेंगे। सभी की नजर में उन क्रूर जानवरों पर नियंत्रण रखने वाली एकमात्र चीज शायद वह काला फ्लड ड्रैगन था। उसमें उस तरह की ताकत और प्रतिष्ठा थी। ठीक है, चाहे कारण कुछ भी हो, दुष्ट जानवर और शैतानों के लोग जल्द ही आएंगे। सभी को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। देहू ने कहा, जरूर, चलो इस अवसर का लाभ उठाते हैं जबकि काला बार ड्रैगन अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। चलो पहले उनकी आत्मा को शांत करते हैं, एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने कहा। दरअसल जब तक कोई काला फ्लड ड्रैगन नहीं दिखाई देता वे कुछ हद तक आश्वस्त थे। भले ही उन्हें एक ही समय में शैतानों और दुष्ट जानवर के लोगों का सामना करना पड़े, वे स्थिति से बहुत दबाव महसूस करेंगे। हालांकि काले फ्लड ड्रैगन की उपस्थिति की तुलना में ये स्थिति पहले से ही सामान्य मानी जाती थी, और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वे इस अवसर का उपयोग शैतानों के लोगों के साथ साथ दुष्ट जानवर की आत्मा को रगड़ने के लिए कर सकते हैं तो वे शैतानों के लोगों और दुष्ट जानवर को मार देंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनके लिए यह एक अवसर था, और अभी हेवी प्रोफाउंड सैक्ट लगभग हर एक मानव संप्रदाय से सभी शिष्यों को इकट्ठा कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति में ये पहले से ही सबसे शक्तिशाली युद्ध बल था जिसे पूरे नश्वर दुनिया से इकट्ठा किया जा सकता था। हालांकि उन्हें शैतान के लोगों और शातिर जानवर का सामना करना पड़ा, फिर भी उनके जीतने की उम्मीद थी। बेशक उनके पास अभी भी उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था, और वह था हुआन फैंग। जब इतना सुपर मजबूत विशेषज्ञ लाइन में था और प्रतिद्वंद्वी के पास सुपर मजबूत विशेषज्ञ नहीं था, तो कम से कम सभी का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। देहू ने हुआन फैंग को देखा और पूछा, हुआन फैंग, आप कैसे हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? हुआन फैंग ने अपनी बाहें फैलाई और हंसते हुए कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। देहू ने हुआन फैंग को देखा और पूछा, हुआन फैंग, आप कैसे हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? हुआन फैंग ने अपनी बाहें फैलाई और हंसते हुए कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। यह अच्छी बात है। देहू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि आप पहले गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अगर हमें भविष्य में लड़ना पड़ा तो आपको मंच पर आने की जल्दी नहीं करनी होगी।
चूंकि वह काला फ्लड ड्रैगन दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमें उससे निपटने में सक्षम होना चाहिए। देहू और बाकी लोगों को उम्मीद थी कि हुआन फैंग को आराम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। आखिरकार ब्लैक फ्लड ड्रैगन अभी तक बाहर नहीं आया था और यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे हुआन फैंग के अलावा कोई और नहीं संभाल सकता था। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि हुआन फैंग अच्छी तरह से आराम कर सकेगा और काले फ्लड ड्रैगन से सीधे निपट सकेगा। बस इतना ही था कि उन्होंने कहने की हिम्मत नहीं की और वे जानते थे कि वे निश्चित रूप से शैतान के मालिक और दुष्ट जानवर के संयुक्त हमले का विरोध करने में सक्षम होंगे। इसलिए देहू का इरादा हुआन फैंग को खुद ही इसे संभालने देना था। अगर वे टिके रहने में सक्षम थे तो हुआन फैंग को अब और मदद करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर वास्तव में टिके रहने का कोई रास्ता नहीं था तो हुआन फैंग के लिए फिर से अपना कदम उठाने में बहुत देर नहीं होगी। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। देहू ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और कहा, ठीक है, सभी लोग अपने अपने संप्रदायों में वापस चले जाएं और आगामी युद्धों के लिए तैयार हो जाएं। 1890 और दूसरी तरफ स्वर्गीय गहन संप्रदाय से लगभग 5 किलोमीटर दूर घने काले साई का एक समूह वर्तमान में स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ओर बढ़ रहा था। आकाश में जमीन पर सभी प्रकार की आकृतियां थीं और ये आकृतियां वास्तव में शैतानों के साथ साथ दुष्ट जानवर के लोग थे। पिछली बार जब दुष्ट जानवर नश्वर दुनिया के बड़े संप्रदायों पर हमला करने आया था, तब भी कुछ ऐसे थे जो 100,000 पहाड़ों में बचे हुए थे और शैतानों से मनुष्यों और लोगों को घेरना और उनका विनाश करना जारी रखा। परिणाम स्वरूप सभी दुष्ट जानवर नष्ट नहीं हुए। शैतानों वाले लोगों के लिए भी यही स्थिति थी। शैतानों वाले बहुत से लोग पहले भी 100,000 पहाड़ों में खोए हुए थे, इसलिए शैतानों वाले बहुत से लोग थे जो अर्विद के साथ हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय में नहीं जा पाए। मानव महान संप्रदायों के सभी शिष्य पहले ही 100,000 पर्वतों को छोड़ चुके थे, जबकि दुष्ट जानवर को एक बार फिर अर्विद ने वश में कर लिया था, और इस वजह से दुष्ट जानवर को 100,000 पर्वतों में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और शैतानों के लोगों के लिए भी यही बात थी। अब दुष्ट जानवर अब उनके दुश्मन नहीं थे और 100,000 पहाड़ों में पहले से ही अपना रास्ता खो चुके एक हिस्से को छोड़कर बाकी सभी सुरक्षित रूप से वापस आ गए थे। इस बार वे सभी अर्विद के साथ स्वर्गीय गहन संप्रदाय में चले गए थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बार शैतानों के लोग और दुष्ट जानवर के पक्ष के लोग वास्तव में मजबूत और शक्तिशाली थे, और ये शैतानों के कई लोगों की गलती थी कि उनके सभी चेहरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब शैतानों और दुष्ट जानवरों के इन लोगों ने सबसे पहले आकाश में उड़ती हुई उस आकृति को देखा तो वे सब आदर और प्रशंसा से भर गए। ये कहा जा सकता है कि अर्विद की वर्तमान आभा कुछ दिनों पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत थी और शायद पिछले काले फ्लड ड्रैगन से भी अधिक मजबूत थी। और यह भी कहा जा सकता है कि यही कारण था कि डेविल्स और विशेष बीस्ट के लोग इस अभियान में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि शैतानों और उन दुष्ट जानवरों के साथ ये लोग जानते थे कि एक मानव विशेषज्ञ प्रकट हुआ था। उस विशेषज्ञ को पहले ही अर्विद द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इसके अलावा अर्विद की वर्तमान आभा पिछले हुआन फैंग की तुलना में और भी अधिक मजबूत थी। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद वह वास्तव में पूरी नश्वर दुनिया पर शासन करने में सक्षम हो जाएगा। न केवल नश्वर दुनिया के विभिन्न बड़े संप्रदाय और कबीले, बल्कि 100,000 पहाड़ों में रहने वाले क्रूर जानवर भी उसके अधीन हो जाएंगे। इस तरह वह वास्तव में एक नश्वर दुनिया और एक संप्रभु राजा बन जाएगा। जहाँ तक नश्वर दुनिया से नए उभरे विशेषज्ञ की बात है, जब से अर्विद बंद दरवाजे की साधना से बाहर आया और अपनी ताकत में एक सफलता हासिल की, तब से वह उसे अपनी नजरों में नहीं रखता। हालांकि वह बंद दरवाजे की साधना के उन कुछ दिनों के दौरान अपनी अंतिम सफलता पूरी करने में असमर्थ था, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। और न केवल उसका अर्धमृत्व स्थिर हो गया था, बल्कि उसकी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी और वह अपने अर्धमर चरण के शिखर पर पहुंच गया था। ये जानना जरूरी था कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हुआन फैंग ने अभी अर्धमर अवस्था में प्रवेश किया था और अभी भी अपनी चरम अवस्था से बहुत दूर थे। और जो लोग अधिक शक्तिशाली थे, उनके लिए हर छोटे से अंतर के साथ प्रदर्शित होने वाला स्तर का अंतर बहुत बड़ा था। ये कहा जा सकता है कि अगर अर्धमर अवस्था के शुरुआती चरण में 3 विशेषज्ञ भी होते तो भी वे शीर्ष अर्धमर अवस्था के विशेषज्ञ के बराबर नहीं होते। यही कारण था कि जब वह अर्धमर अवस्था के शिखर पर पहुंचा तो अर्विद ने उसे अपनी नजरों में नहीं रखा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि हुआन फैंग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। भले ही वह पहले से अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया हो, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जहाँ तक नश्वर दुनिया की बात है, हुआन फैंग के अलावा कोई अन्य परम विशेषज्ञ नहीं था। बहुत जल्दी ही शैतानों और दुष्ट जानवरों की विशाल सेना एक बार फिर से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में प्रकट हुई। पहाड़ की पूरी तलहटी बहुत शांत लग रही थी, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। चलो गौर करें, इस बार उसने पहाड़ की तलहटी में किसी भी तरह की घात नहीं लगाई, जैसा कि पिछली बार उसने काले फ्लड ड्रैगन के साथ किया था। पिछली बार विशेष बीस्ट के साथ घात लगाया गया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि नश्वर दुनिया के कुछ संप्रदाय अभी तक हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय में नहीं चढ़े थे। हालांकि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। हेवली प्रोफाउंड सेक्ट में महान युद्ध के बाद नश्वर दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदायों को हेवली प्रोफाउंड सेक्ट, दुष्ट जानवर और शैतानों के बारे में पता था। जो लोग वहां जाना चाहते थे वे निश्चित रूप से पहले ही ऊपर जा चुके थे, और जो नहीं गए थे वे शायद नहीं गए होंगे। और बहुत जल्दी ही सबसे आगे चल रहा समूह रुक गया, इसलिए नहीं कि वे ऐसा करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक अवरोध का सामना करना पड़ा जो पिछली बार से भिन्न था, जब वे उड़ नहीं सकते थे और पिछला अवरोध केवल लोगों को उड़ने से रोकता था। लेकिन यदि आप पहाड़ पर चलना चाहते थे तो यह अभी भी संभव था। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। आगे चल रहे लोगों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। उनके पास उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे। अर्विद के आदेश की आवश्यकता के बिना ही सामने खड़े दुष्ट जानवर और शैतान के लोगों ने एक ही समय में बैरियर विशेषज्ञ पर हमला कर दिया। हालांकि बैरियर भी सर्वशक्तिमान नहीं था। अगर बाहरी दुनिया की विनाशकारी शक्ति पर्याप्त होती तो वह बैरियर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था और इस बैरियर का अब कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसलिए इन दुष्ट जानवरों और शैतान लोगों के विचार बहुत सरल थे। वह था सीधे इस बाधा को नष्ट करना, और उस समय स्वाभाविक रूप से उन्हें पहाड़ पर चढ़ना जारी रखने से कोई नहीं रोक सकता था। टकराना, एक बहुत बड़ी आक्रमण शक्ति ने उसी समय उनके सामने अदृश्य दीवार पर प्रहार किया।
उसके बाद उनके पीछे के दुष्ट जानवर और शैतान के लोग देख सकते थे कि मूल रूप से खाली क्षेत्र में एक हल्के पीले रंग की पानी की स्क्रीन अचानक दिखाई दी थी। दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्यों द्वारा हमला किए जाने के बाद पानी की स्क्रीन टूट नहीं गई बल्कि लहरदार और लहरदार हो गई। हालांकि जैसे ही दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्य पानी के पर्दे पर फिर से हमला करने वाले थे और जब उन्होंने अपना अवरोध खोला तो पानी के पर्दे से अचानक और भी अधिक चमकदार रोशनी निकली और एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ जिससे उस पर हमला करने वाले सभी दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्य उड़ गए। कुछ क्रूर जानवर जो उड़ गए थे घायल हो गए और कुछ तो शॉकवेव के कारण मौके पर ही मर गए। बचे हुए दुष्ट पशु और शैतान के शिष्य डर के मारे अपने सामने पड़े पानी के पर्दे को देखने लगे। सभी जानते थे कि दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्यों ने पहले ही फिर से फोन कर दिया था। हालांकि उन्हें पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद थी, लेकिन जब दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्यों ने वास्तव में उनके दरवाजे खटखटाए तो कई लोगों के दिलों में अभी भी घबराहट और डर था। यह अपरिहार्य था। आखिरकार पिछली लड़ाई में कई लोग मारे गए थे और किसी ने भी दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्यों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ खड़े होकर हर कोई पहाड़ के नीचे पानी के पर्दे से निकलने वाली रोशनी को देख सकता था। हर कोई यह भी जानता था कि दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्य पहले ही पहाड़ के नीचे पहुंच चुके थे और वर्तमान में बैरियर के बाहर थे। लगता है वे पहले ही बैरियर तक पहुंच चुके हैं। वे बहुत तेजी से आ रहे हैं। एक छोटे से संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, सौभाग्य से हमने ये बैरियर पहले ही लगा दिया था ताकि हम उन्हें कुछ समय के लिए रोक सके। एक अन्य संप्रदाय के नेता ने कहा, यह अवरोध कुछ ऐसा नहीं था जिसे हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट ने खुद स्थापित किया था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जिसे विभिन्न संप्रदायों के लोग जो संरचनाओं के बारे में जानते थे मिलकर स्थापित करेंगे। ये कहा जा सकता है कि इसकी रक्षात्मक और जवाबी हमला करने की क्षमता अतीत में किसी भी अन्य अवरोध से अधिक मजबूत थी, इसलिए सभी को इस संरचना पर कुछ हद तक भरोसा था। मुझे आश्चर्य है कि वह कितने समय तक टिक पाएगा। मुझे लगता है कि हमें उन्हें कम से कम 10 दिन या आधे महीने तक रोकना होगा। तब तक शैतान और दुष्ट जानवर की आत्मा समाप्त हो चुकी होगी और हम थोड़ा आराम कर सकेंगे। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। हालांकि इस समय एक कुआं ध्वनि गूंजी जैसे कि कान चूक गया हो। उसके बाद हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट के ऊपर के लोगों के लिए यह भयानक बात थी कि उन्होंने पाया कि पहाड़ की तलहटी में रखा गया पानी का पर्दा, जिसे बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने मिलकर बनाया था, सभी की आंखों के सामने एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया था। ये कैसे हो सकता है? वे इतनी जल्दी अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? वह भी उन बुजुर्गों में से एक था जिन्होंने बैरियर स्थापित करने में भाग लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बैरियर की बहुत अच्छी समझ थी। यहाँ तक कि अगर यहाँ के सभी विशेषज्ञ एक साथ उस बैरियर पर हमला करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे कम समय में नष्ट किया जा सके। यही वजह है कि उन्हें इस बैरियर पर भरोसा करने का भरोसा था ताकि वे दुष्ट जानवर और शैतानों के शिष्यों को आधे महीने या उससे भी अधिक समय तक रोक सके। लेकिन क्या हो रहा था? कितना समय हो गया था? एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसका बैरियर कैसे टूट सकता था? यह अनुचित था। इसी तरह उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ के नीचे लगा बैरियर इतनी जल्दी टूट जाएगा। हालांकि उन्होंने पहले इस व्यवस्था में भाग नहीं लिया था, लेकिन बैरियर लगाने के बाद उन्होंने इसका परीक्षण कर लिया था। इस बैरियर के प्रभाव निश्चित रूप से बुरे नहीं थे। हालांकि अभी वे दुष्ट पशु और शैतान के शिष्यों द्वारा दी गई समय की धूप को भी रोक नहीं सकते थे। क्या ये हो सकता है कि इस सत्र के डेविल्स और विशेष बीस्ट के समूह में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो? देहो और ग्रैंड जिंगवेन ने एक दूसरे को देखने के बाद निश्चित रूप से एक दूसरे की आंखों में भारीपन देखा। यदि ऐसा था तो यह निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। इस समय पहाड़ की तलहटी में हवा में खड़े अरविंद ने धीरे धीरे अपनी हथेली वापस खींची। पानी की परत जो पूरी तरह से गायब हो गई थी को देखते हुए उसने नीचे मौजूद दुष्ट जानवर और शैतान के शिष्यों से कहा, पहाड़ पर चढ़ना जारी रखो।